नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं गैस पेपर सॉल्यूशन की और आपका जो गैस पेपर है उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन भी आपको साथ में ही प्रोवाइड होने वाला है। जो ये गैस पेपर रहने वाला है ये आपके रहने वाला है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, किसका रहने वाला है? हॉर्टिकल्चर। और वो भी कौन सी हॉर्टिकल्चर? फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो हॉर्टिकल्चर है उसका रहने वाला है। ठीक ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं बेसिक और दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। पीडीएफ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेज के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, दो फोल्डर बनाए हुए हैं, एक आपके ओल्ड पेपर्स का है और एक आपके गेस पेपर्स का है। दोनों को आप वहां से ले सकते हो। सभी पर जो ओल्ड पेपर्स है एक जगह मिल जाएंगे और सभी गेस पेपर आपको एक जगह मिल जाएंगे। सभी जो आपके ईयर है, मान लो थर्ड ईयर है, सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, इनके लिए सबके लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। उनमें आप देख कर ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी वे में अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ ही इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट चेंज करना शायद भूल गए हम। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना कि ये फर्स्ट सेमेस्टर का है आपके और साथ में ये किसका है? हॉर्टिकल्चर का है। ठीक है, किसका है? हॉर्टिकल्चर का रहने वाला है, ये बात भी ध्यान रखोगे। बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि जो आपके डेफिनेशंस है, क्योंकि डेफिनेशंस अधिकतर जो है आसपास से मिली हुई चीजों से भी आ सकती है, तो इसमें सिलेबस का ज्यादा चक्कर होता नहीं है। ठीक है, हम बात करेंगे स्ट्रेटिफिकेशन की और स्केरिफिकेशन की। दोनों ही चीजें क्या है? हम कहते हैं डोरमेंसी को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स काम में लिए जाते हैं, उनमें आपके स्ट्रेटिफिकेशन और स्केरिफिकेशन दोनों काम में आते हैं। दोनों की चर्चा हम करेंगे। टोटिपोटेंसी क्या होती है? तो जो आपके बायोटेक्नोलॉजी है उसका कंसेप्ट है। हम ये कहते हैं कि यदि एक सेल या प्लांट का एक छोटा सा भाग जिसमें ये कैपेसिटी होती है कि वो एक नया प्लांट तैयार कर लेता है, जैसे कि टिश्यू कल्चर में होता है, हम एक छोटी सी सेल लेते हैं और उससे एक नया जो जीव है, नया प्लांट है, वो तैयार कर लेते हैं। ये जो कैपेसिटी है, ये जो क्षमता है, इसी को हम टोटिपोटेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आ जाता है नोचिंग। तो नोचिंग क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में जो शाखाएं हैं वो कम निकलती है, तो एक्स्ट्रा शाखाएं बढ़ाने के लिए इन जो तने होते हैं इन पे कटान लगाए जाते हैं ताकि वहां से फुटान हो सके। ठीक है, उसको हम नोचिंग कहते हैं। इसकी भी हम बात करेंगे। फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट चीज है, बात करेंगे। कैलस क्या होता है? अगेन आपके टोटिपोटेंसी और कैलस दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट है। कैलस क्या होता है? जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं, ठीक है, तो टिश्यू कल्चर में होता क्या है नॉर्मली कि जो आपके एक बार हम छोटा प्लांट ले लिया आपने, यानी कि प्लांट का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, उसको मीडियम में डाल दिया। अब उसमें क्या होती है? एक समान ग्रोथ होती है। ठीक है, और जो आपके अनडिफरेंशिएट कोशिकाएं बनती है, यानी कि उनमें जो है हम अंतर नहीं कर सकते, एक जैसी कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, उसको हम कैलस के रूप में जानते हैं। तो ये जो आपका ये पॉइंट है, इससे आगे चल के जब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, ऐसी ही बहुत सारी कोशिकाएं, समान कोशिकाएं हो जाएगी, तो इस समूह को हम कैलस बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। कैलस को हम और आगे डिवाइड करके अलग अलग प्लांट बना सकते हैं, ये कैपेसिटी कैलस में होती है। इसके बाद में ज्वेनिलिटी की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, सारा देखेंगे इसका क्या होता है क्या नहीं होता है, सारी चीजें। फर्टिगेशन आपके पोलिनेशन से संबंधित चीज है। प्रोटो एंड्री, जब एंड्रस पहले पकता है, ठीक है, फ्लावर में एंड्रस पहले आ जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, तो उसे उस फ्लावर को प्रोटो एंड्री बोलते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके हॉर्टिकल्चर में बहुत देखा जाता है, इसकी भी बात करेंगे। इसके बाद में लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में अंतर देखेंगे। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आ सकती है और क्लाइमेटिक क्रॉप्स भी आ सकती है। ठीक है, या फ्रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है, आपके जैसा आपको दिख जाए उस हिसाब से ही करके आओगे, ज्यादा अंतर इनमें होता नहीं है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम दोनों ही आपके जो है हॉर्टिकल्चर में यूज किए जाने वाले पॉपुलर मेथड है, जिनको हम पानी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही अच्छे से इनका इस्तेमाल होता है हॉर्टिकल्चर में। तो दोनों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको यहाँ भी देखेंगे और इनका एक बड़ा क्वेश्चन हम आगे सॉल्व और करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपके डोरमेंसी और इसके प्रकार और इसका मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि डोरमेंसी क्या होती है, डोरमेंसी के प्रकार कितने होते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी कि हम कैसे जो है डोरमेंसी को
रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो आवश्यकता है कि प्लांट उगे, ठीक है, ऑफ सीजन में भी उगे, लेकिन प्लांट को उगाने के लिए पहले उसकी डोरमेंसी को तोड़ना पड़ेगा। और डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि प्लांट को, बीज को अनुकूल मौसम मिलने के बावजूद भी वो क्या नहीं हो पाता है, जर्मिनेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी के रूप में जानते हैं। आगे बात समझ में, तो ये बातें हैं। इसके बाद में देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में अलग अलग बेसिस होते हैं। आप जो है क्लाइमेट के आधार पे भी करके आ सकते हो, ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा टेम्परेट फ्रूट होते हैं। आप कोटिलीडोन के आधार पर कर सकते हो, जो आपके मोनोकोटिलीडोन हो गए, ठीक है, डाइकोटिलीडोन्स हो गए, इनके आधार पर कर सकते हो। इसके अलावा आप कर सकते हो बोटनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें एक बोटनिकल क्लासिफिकेशन जो सिंपल फ्रूट होते हैं, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट होते हैं, आपके हम कहते हैं फ्लेशी फ्रूट होते हैं, तो ये बोटनिकली डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा बोटनिकली हम ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि जीनस कौन सा है, उनकी फैमिली कौन सी है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी स्पीसीज है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से इनको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का, ठीक है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के जो मेथड है ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनमें एक मेथड आता है फर्टिगेशन का। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, खासकर हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पर होता है, हॉर्टिकल्चर में ही होता है। जब हम प्लांट को क्या करते हैं, पानी के साथ, सिंचाई के पानी के साथ ही क्या देते हैं, उर्वरक देते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग मेथड है, उनकी हम सबकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं आपके बड़े वाले क्वेश्चन, और बड़े वाले जो 6th क्वेश्चन आता है उसमें हम देखेंगे कि अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है। ये एक बेसिक समस्या होती है किसमें, हॉर्टिकल्चर में। जनरली आपने देखा होगा कि आपके आसपास में भी बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के प्लांट होंगे, नींबू होगा, ठीक है, करंज होगा, इसके अलावा मान लो लेसवा होगा। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो एक दो बार ये जो है फ्रूटिंग देते भी हैं, उसके बाद में इनमें फ्रूट आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, और उसका फिर कोई जो जनरल किसान है उसके पास कोई इलाज नहीं होता है। तो ये मेजर समस्या है। आगे बात समझ में, तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, जो कौन कौन से भाई कारण क्या है और साथ में इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें ही जो है आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में ग्राफ्टिंग और इसके प्रकार आपके प्रोपोगेशन से आ गया है। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पहले इनको हम है ना हार्मोन्स के रूप में जानते थे, प्लांट हार्मोन बोलते थे सीधे सीधे, ठीक है। फिर बाद में इनको कह दिया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही है, पीजीआर आ जाए चाहे हार्मोन आ जाए, आपको वो ही बता के आने हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक जनरल क्वेश्चन होता है कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज क्या है, इंपोर्टेंस क्या है और स्कोप क्या है। क्योंकि जब हम आगे की क्लासेज में जाएंगे तब तो ये क्वेश्चन जो है इतना पॉपुलर नहीं होता है या नहीं पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में क्या है, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर चल रही है, तो फंडामेंटल में हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज जानना, उनके जो है भाई किन कौन सी ब्रांच में किस चीज को हम देखते हैं, पोमोलॉजी में क्या देखते हैं, फ्लोरिकल्चर में क्या देखते हैं, ठीक है, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, आगे हॉर्टिकल्चर में क्या स्कोप रहने वाला है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसलिए ये एक जनरल क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं, लॉन्ग टाइप सेकंड की बात कर लेते हैं। और लॉन्ग टाइप सेकंड में आपको देखने को मिलेगा कि प्रोपोगेशन क्या है। देखो प्रोपोगेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, खासकर हॉर्टिकल्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं, जो आपकी सीरियल क्रॉप हो गई, जो आपकी लेग्यूम क्रॉप्स है, यानी कि जब हम आपके एग्रोनोमी क्रॉप की बात करते हैं तब तो जनरली हम अधिकतर जो इस्तेमाल करते हैं वो सीड ही इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। लेकिन जब हॉर्टिकल्चर की बात होती है तो हॉर्टिकल्चर में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो अधिकतर क्या होता है, क्योंकि बीज प्राप्त करना और उससे नए पौधे लगाना ये काफी डिफिकल्ट होता है, और साथ में गुणों को बरकरार रखना, ठीक है, वो ही गुण जो है आगे की पीढ़ियों में आते रहे, आगे के प्लांट्स में आते रहे, इसके लिए जरूरी होता है कि हम एसेक्सुअली प्रोपोगेशन करवा पाए, ठीक है। और एसेक्सुअली प्रोपोगेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, दोनों ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हॉर्टिकल्चर के लिए, क्योंकि जब कुछ प्लांट्स में हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग नहीं करते हैं तो वो उनमें अनफ्रूटफुलनेस देखने को मिलती है, यानी कि फ्रूट लगना बंद हो जाते हैं। जैसे बेर का नॉर्मली हम एग्जांपल लेते हैं, तो बेर में क्या होता है, जो नई शाखाएं होती है उन्हीं पे बेर लगते हैं, पुरानी शाखाओं पे बेर लगते ही नहीं है। तो उसका
प्रूनिंग करना, ट्रेनिंग करना जरूरी हो जाता है। जो पुरानी शाखाएं हैं उनको काटना जरूरी हो जाता है, ठीक है। नई शाखाओं की ग्रोथ के लिए पुरानी को काटना पड़ेगा, फिर नई शाखा आएगी, उन पे बोर लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज होती है, तो ये बेर में होता है। आगे बात समझ में। इसलिए अधिकतर जो आपके क्रॉप्स है उनमें ट्रेनिंग और प्रूनिंग जरूरी होता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स की। अब देखो ये बात जो है देखने में कुछ अलग लगता है प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स है इसका मतलब है कि हम जब ये कहते हैं ना एसेक्सुअली जो प्रोपोगेशन करवाते हैं, ठीक है, उसमें कुछ जो है एक नियंत्रित एनवायरनमेंट देना जरूरी होता है। मान लो कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा हम लेयरिंग कर रहे हैं, या हम कर रहे हैं जो आपके हम कहते हैं टिश्यू कल्चर ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है एक कंट्रोल एनवायरनमेंट देना जरूरी होता है, ठीक है। उस एनवायरनमेंट को देने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार की जाती है, जैसे पॉली हाउस हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, कोई लेब हो गया, ठीक है, उनको जो तैयार करते हैं ये सारे आपके क्या होती है प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनको भी हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इनको जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं वो भी देखेंगे, और इनका सारा इंट्रोडक्शन क्या काम में आते हैं ये चीजें भी देखेंगे। ये हमारा गेस्ट पेपर रहने वाला है, इस पर हम सब जो है चर्चा करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, ठीक है। डेफिनेशंस में सबसे पहले आपके जो स्केरिफिकेशन है और आपके जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर बेसिकली समझ लो एक बार, जो आपका स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें क्या होता है नॉर्मली टेम्परेचर को जो है वो टेम्परेचर द्वारा बीज को मैनिपुलेट किया जाता है, उसको उगने के लिए मजबूर किया जाता है। क्योंकि कुछ बीज डोरमेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उनको फेवरेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उनको वो टेम्परेचर अवेलेबल करवा कर क्या करते हैं डोरमेंसी को तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका उपयोग हम बीजों की जो आपकी डोरमेंसी है उसको तोड़ने के लिए करते हैं, जिसमें बीजों को विशेष परिस्थितियों जैसे कि ठंडे व गर्म तापमान, भाई कुछ प्लांट ठंडे में उगते हैं तो उनको कम टेम्परेचर देंगे, और कुछ प्लांट क्या होते हैं गर्म टेम्परेचर में उगते हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा देंगे, साथ में नमी भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारी चीजें करके हम क्या करते हैं अंकुरण को बढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया अक्सर उन बीजों में की जाती है जिनको सामान्य परिस्थितियों में अंकुरित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं जो है अंकुरित करने के लिए या तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किन्हीं बीजों के लिए बढ़ाएंगे, कुछ बीजों के लिए कम करेंगे, ठीक है, कुछ बीजों को नमी ज्यादा प्रोवाइड करवाएंगे। तो इससे क्या होगा उनमें आपके जो है अंकुरण होगा, और उसके लिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं आपका स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद में दूसरा आ जाता है स्केरिफिकेशन। तो स्केरिफिकेशन में क्या करते हैं हम फिजिकली, ठीक है, फिजिकली क्या करते हैं जो आपकी ऊपर वाला जो कवर है बीज का उसको तोड़ने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है काफी हार्ड कवर होता है बीज के ऊपर, जिसकी वजह से वो क्या नहीं होने देता है अंदर पानी को और नमी को जाने ही नहीं देता है। अब जब पानी टेम्परेचर ये जाएगा ही नहीं अंदर, बीज को महसूस ही नहीं होगा, तो उसके हार्मोन एक्टिव नहीं होंगे, और हार्मोन नहीं एक्टिव होंगे तो वो क्या नहीं हो पाएगा प्रोपोगेशन यानी कि अंकुरित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम फिजिकली जो आपके बाहरी परत है, ठीक है, बीज की जो बाहरी परत है उसको यांत्रिक, रासायनिक या भौतिक तरीके से तोड़ने व मुलायम करने की प्रक्रिया होती है, ताकि पानी अंदर प्रवेश कर सके और अंकुरण शुरू हो सके, ठीक है। पानी की ही जरूरी नहीं है, टेम्परेचर भी उसको महसूस हो, उसको नमी भी महसूस हो, इसके लिए भी क्या करते हैं जो आपका स्केरिफिकेशन है वो करते हैं, ठीक है। यह विशेष रूप से उन बीजों के लिए सहायक होता है जिनकी बाहरी परत क्या होती है कठोर होती है, ठीक है। जैसे कि आपका आंवला हो गया, आंवले की कभी जो है बीज देखो आप कितना सख्त होता है, बाहर से जो है आपके हार्ड होता है। अब उसको जो है जर्मिनेट करवाने के लिए बाहर से उसको छिलना जरूरी होता है, उसको जो है खुरचना जरूरी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं स्केरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीजें पूछी जा सकती है यहाँ, नहीं तो आपके डोरमेंसी को तोड़ने के उपायों में भी पूछी जा सकती है। तो एक तो परिभाषा क्लियर हो गई, दूसरा आपके मेथड्स क्लियर हो गए जिनके द्वारा हम क्या तोड़ते हैं डोरमेंसी को तोड़ते हैं, तो दोनों चीजें यहाँ से कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी में क्या है तो टोटिपोटेंसी एक पौधे की एक छोटी सी कोशिका होती है, ठीक है, और उस कोशिका में यह क्षमता होती है कि वो डिवाइड होकर क्या करेगी पूरा एक नया पौधा तैयार कर देगी, ये कैपेसिटी है उसमें, ठीक है। तो इस कैपेसिटी के कारण उसको क्या बोल रहे हैं हम, उस इस कैपेसिटी के कारण
उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ये मुख्य रूप से प्लांट्स में ही देखी जाती है, एनिमल्स में इसकी थोड़ी कम क्षमता होती है। ठीक है, ये कम पॉसिबल है कि मान लो एक सेल से पूरा एनिमल तैयार हो जाए। ठीक है, लेकिन प्लांट जरूर तैयार हो सकता है। तो प्लांट्स में इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी कहते हैं। यहाँ पौधों की उत्तक में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहां से पौधे छोटे छोटे हिस्से एक दूसरे में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो वही बात है कि पहले उत्तक बनेंगे, उत्तक आगे चल के जो है अंग तैयार करेंगे और एक बड़ा प्लांट तैयार हो जाएगा। बात करते हैं नोचिंग की। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके ये जो बागवानी हॉर्टिकल्चर की जो पौधे होते हैं इनमें फुटान नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें फुटान पैदा करने के लिए क्या करते हैं, कटान लगाते हैं तने के ऊपर। ठीक है, और वो कट क्या करते हैं, वहां से एक नई जो बड है, नई आपके शाखा है वो निकलती है, उससे जो है किसानों को फायदा होता है। तो इसमें क्या है, जिसमें पौधे की हम छाल पर आम तौर पर शाखाओं या तनों पर एक छोटा सा क्या लगाते हैं, कट या निशान लगाते हैं, बनाते हैं, जिससे यह प्रक्रिया नए विकास को बढ़ावा देती है और कुछ पौधों में शाखाओं को उत्तेजित करती है। यानी कि नई शाखाएं लाने के लिए, नई ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, ये मेथड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको भी बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। अब देखो, एक चीज होती है जुवेनिलिटी। ठीक है, हम पहले भी ओल्ड पेपर्स में भी इसकी बात कर चुके हैं सारी। ठीक है, यहाँ पर और बात कर लेते हैं। ओल्ड पेपर्स में मैंने कहा था कि जुवेनिलिटी क्या होती है, कि जब फ्लावर में फूल आने से पहले की जो ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ देखी जाती है। ठीक है, प्लांट में होता क्या है, नॉर्मली पहले प्लांट जर्मिनेट करता है, सभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पहले प्लांट जर्मिनेट करेगा, फिर उस प्लांट में हल्की सी ग्रोथ होगी और फिर अचानक क्या होगी, उसमें काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, तेजी से ग्रोथ। अब इसमें ग्रोथ तो कम हो जाएगी और इसमें रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फ्लावर आने स्टार्ट हो जाएंगे, बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं हो गई। एक स्टार्टिंग की अवस्था है, ये बिल्कुल आपके जर्मिनेशन की यानी कि सीडलिंग वाली अवस्था है। इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, प्लांट अपने आप को इस एनवायरनमेंट में ढालता रहेगा। ठीक है, एक बार जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है, इसकी जड़ें अच्छी से विकसित हो जाती है, फिर ये रैपिड ग्रोथ करता है। इस रैपिड ग्रोथ वाली स्टेज को हम बोलते हैं जुवेनिलिटी। इसमें आपको जो है फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जुवेनिलिटी के बाद में फिर आपके जो बड है, जो आपके बड पहले ग्रोथ कर रही थी, वो बड अब क्या हो गई है, फ्लावर में चेंज हो गई है। ठीक है, वो बड किस में चेंज हो गई है, फ्लावर में। इसका मतलब बड का फ्लावर में बदल जाना क्या कहलाता है, फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, बड का किस में चेंज हो जाना, फ्लावर में चेंज होना। तो इसी को कहते हैं फूलों की कलियों का विभेदन। वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे की बढ़ती हुई टिप या अंकुर एक फूल की कली में बदल जाती है। यानी कि जो बड है, जो आपकी शाखा है, वो क्या हो जाती है, फ्लावर बना लेती है। तो इसी को हम फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, न कि ये छोटे छोटे बढ़ती रहती है, वैसे ही जो हरितांग के रूप में ये होती है, ये कई पौधों में जो है आपका हरितांग प्रजनन में बदलाव का एक महत्वपूर्ण कदम होता है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से ये क्या है, हम कह रहे हैं कि जो आपके फूल होते हैं उसके लिए जरूरी होती है। तो फूल आना ही क्या कहलाता है, आपका फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कहलाता है। किस पर, जो कली होती है, बड होती है, उस पर। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे। कैलस एक और कंसेप्ट होता है, किसका, आपके बायोटेक्नोलॉजी का। होता क्या है, नॉर्मली हम एक जो है ये बीकर जैसा कोई टेस्ट ट्यूब हो सकता है, कुछ भी ले लो, उसमें हम डालेंगे आपका मीडियम डालेंगे। ठीक है, मीडियम में हमने डाला एक्स प्लांट, जिसको हम कहते हैं सबसे पहले जिस प्लांट से नया पौधा तैयार करना होता है, उसको हम, उस हिस्से को हम एक्स प्लांट बोलते हैं। अब एक्स प्लांट क्या करता है, इस मीडियम में से जो है न्यूट्रेंट लेगा और अपनी ग्रोथ करेगा और एक समान कोशिकाओं का निर्माण करेगा, चारों ओर बहुत सारी एक समान कोशिकाएं बनाएगा। ठीक है, ये अविभेदित कोशिकाएं होती है, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक जैसी होती है। ठीक है, अब इनमें परिवर्तन नहीं है तो ये सारी एक जैसी है। इस समूह को हम कैलस कहते हैं। ठीक है, अब कैलस से आप क्या कर सकते हो, एक तो कैलस ये है कि ये सीधा ही एक ही प्लांट में तैयार हो जाए। ठीक है, इसको आप छेड़ोगे ही नहीं, ये सीधा एक प्लांट बना लेगा। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या आप कैलस से क्या कर सकते हो, इसको सस्पेंशन में डाल के, सस्पेंशन का मतलब होता है जो विलियन होता है उसमें थोड़ा सा आप हिलाओगे। ठीक है, तो वो जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो जाएगी, विभेदित हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग हो जाएगी और प्रत्येक कोशिका को उठाकर आप एक नया प्लांट तैयार
कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैलस स्टेज से ही किया जाता है कि कितने प्लांट बनाने हैं। ठीक है, जितने प्लांट बनाने होते हैं उतनी ही कोशिकाएं आपको जो है वहां से ले लेनी होती है, अलग करनी होती है और उनसे एक नया प्लांट तैयार करना होता है। तो इस चीज को हम कैलस बोलते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, कैलस पौधों की कोशिकाओं का एक अव्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, ग्रुप है, जो तब बनता है जब पौधों की ऊतकों को नुकसान या चोट पहुंचती है। ठीक है, ये अविकसित कोशिकाओं के बाद जड़ों व तनों जहां तक कि फूलों में भी विकसित हो सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट के लिए कह रहा है, हम नॉर्मली इसको कहां पर समझ रहे हैं, हम नॉर्मली इसको जो है आपके टिश्यू कल्चर में जहां पर कैलस बोलते हैं उसको कह रहे हैं। ठीक है, अविभेदित कोशिकाओं का समूह ही होता है, ज्यादा इसमें जो है परिवर्तन नहीं होता है। आगे बात समझ में, तो ये यहाँ पर जो एग्जांपल लेकर बता रहा है ये प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर भी यही प्रोसेस चलती है। पहले कोशिकाएं एक जैसी होती है, बाद में वो डिवाइड होती है कि कौन सी कोशिकाएं तना बनाएगी, कौन सी कोशिकाएं शाखा बनाएगी, कौन सी कोशिकाओं से फूल का निर्माण होगा, ये बाद में जाइलम की कोशिकाएं कौन सी होगी, फ्लोएम की कौन सी होगी, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वाली कोशिकाएं कौन सी होगी, तो ये बाद में डिवाइड होता है। पहले कोशिकाएं एक जैसी रहती है, तो वो एक जैसी कोशिकाओं को हम कैलस बोलते हैं, वो प्लांट में भी होती है और आपके लेब में भी दिखाई देती है। ठीक है, इसी चीज को हम कैलस कहते हैं, ध्यान रखना है इसका। इसके बाद में बात करते हैं जुवेनिलिटी की। जुवेनिलिटी अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, एक विकास का एक चरण होता है जिसके दौरान आपको तीव्र ग्रोथ देखने को मिलती है। ठीक है, एक फास्ट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है जिसमें फ्लावर आने से पूर्व की सारी ग्रोथ होती है। ठीक है, ये आपको जुवेनिलिटी में ध्यान रखना है। इसके बाद में फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर फर्टिगेशन है तो इसको समझ लेते हैं। देखो, फर्टिगेशन एक नॉर्मली क्या है आपके, हम कहते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में सिंचाई का मेथड है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंचाई की एक विधि है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली हम जो है ड्रिप इरिगेशन से या आपके फवारा इरिगेशन से, ठीक है, या चेक मेथड से या फिर आपका रिंग मेथड हो गया, इनसे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। लेकिन जब सिंचाई के जल के साथ में हम उर्वरक भी देने लग जाए, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजर भी उपयोग करने लगे इरिगेशन के साथ में, यहां समझना है एक शब्द होता है इरिगेशन। ठीक है, और इरिगेशन का पीछे वाला जो गेसन शब्द है वो यहाँ पर जोड़ दिया है, एक होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, एक क्या होता है, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर वाला जो आगे का फर्टी शब्द है वो यहाँ पर जोड़ दिया है। दोनों को शब्द को मिलाकर क्या बना दिया, फर्टिगेशन। और फर्टिगेशन क्या है, तो हम जब क्या करते हैं, पौधे में सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उर्वरक भी देते हैं, साथ में ही क्या देते हैं, उर्वरक भी देते हैं, तो उसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। फायदा क्या है, तो फायदा ये होता है कि एक तो आपका जो फर्टिलाइजर है वो बिल्कुल जड़ में जाएगा और प्लांट के साथ में जाएगा, तो पौधों को आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, और आपके जो फर्टिलाइजर का वेस्ट है वो कम होता है। ठीक है, जहां पर आप ब्रॉडकास्टिंग करते या अलग मेथड से काम में लेते तो उसके खराब होने की संभावना ज्यादा थी, यहाँ पर यह घुलकर पानी के साथ में जाएगा तो उसके यूज होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, प्लांट इसको आसानी से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, उसको ले लेगा, अवशोषित कर लेगा और अपने काम में आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये फर्टिगेशन होता है। इसके लाभ और हानियां आप समझा सकते हो। इसके बाद में प्रोटो एंट्री की बात कर लेते हैं। प्रोटो एंट्री क्या होता है, देखो दो चीजें होती है, ये फ्लावर्स जो टर्म्स है वो आपको याद हो जाए तो फिर ये चीज आसान हो जाती है। ठीक है, फ्लावर में क्या होता है, तो दो चीजें होती है, एक एंड्रस होता है, ठीक है, एक क्या होता है, एंड्रस होता है जिसको हम नर भाग बोलते हैं, और एक गाइनस होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मादा भाग बोलते हैं। आगे बात समझ में, तो ये जो एंड्रस और गाइनस है इन्हीं से ये बना हुआ है प्रोटो एंड्री, यानी कि एंड्रस का पहले पक जाना, प्रोटो का मतलब होता है तैयार हो जाना, तो एंड्रस पहले तैयार हो जाता है, पहले पक जाता है फूल में यदि, तो उसको, उस फूल को हम प्रोटो एंड्री बोलते हैं। आगे बात समझ में, और जिसमें मान लो गाइनस पहले तैयार हो रहा है, मादा भाग पहले तैयार हो रहा है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, आप गाइनस बोल सकते हो, यानी कि प्रोटोगाइनी बोल सकते हो। आगे बात समझ में, तो ये चीजें होती है प्रोटो एंड्रस और प्रोटो गाइनी, दोनों चीजों को ध्यान रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पौधा है उसमें पुरुष प्रजनन यानी कि आपका मेल भाग पहले क्या हो जाता है, प्रारंभिक विकास को संदर्भित करता है, विशेष रूप से फूलों के विकास को प्रारंभिक अवस्था में एंथर का निर्माण होता है। पहले क्या बन जाएगा, एंथर बन जाएगा, क्योंकि एंथर क्या है, आपका जो है मेल पार्ट है। ठीक है, तो मेल पार्ट पहले तैयार हो रहा है तो प्रोटो एंड्री हो गया है। ठीक है, तो इन फूलों को हम प्रोटो एंड्री
कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है किसमें, डेफिनेशन में। इसके बाद में आगे बात करते हैं डिफरेंसेज की। देखो डिफरेंसेज नॉर्मली क्या होते हैं, जो एग्जामिनर होता है उसके पास डिफरेंसेज का स्कोप कम होता है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंसेज बनाने होते हैं, ठीक है, और उनमें से ये भी देखना होता है कि पिछली बार कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि अधिकतर जो है यहाँ पर चीजें कम होती है, ठीक है। तो डिफरेंसेज क्या होते हैं, रिपीट ज्यादा होते हैं। नॉर्मली आप यदि पेपर पिछले पेपर उठा के देखोगे तो डिफरेंसेज अधिकतर क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, एक जैसे ही डिफरेंसेज पूछते रहते हैं। तो यहाँ पर भी रिपीट होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा ये डिफरेंसेज ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंस, अब यदि आपने याद कर लिया तो आपको परिभाषा लिखने में कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो वो परिभाषा में आ जाए तो भी आपके फायदा है। डिफरेंसेज से यदि टिप्पणी वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपके फायदा है। तो 3 क्वेश्चन एक साथ यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस है आपके लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में, ठीक है। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होता क्या है, तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि लेयरिंग और ग्राफ्टिंग आपके प्लांट प्रोपगेशन के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली जो प्रोपगेशन होता है उसमें अलग अलग मेथड होते हैं और उन्हीं में से एक लेयरिंग और एक ग्राफ्टिंग होता है, ठीक है। बात करते हैं, आगे बात करें तो लेयरिंग की बात कर लेते हैं। पहले लेयरिंग में क्या क्या होता है, तो लेयरिंग में सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि लेयरिंग में कभी भी पौधे को, जो हम नया पौधा तैयार करते हैं उसकी शाखा नहीं काटते हैं, अलग नहीं करते हैं, मादा प्लांट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसी के साथ में हम नया पौधा तैयार करते हैं। जैसे कि चमेली का पौधा देखा होगा आपने, चमेली का पौधा क्या होता है, एक झाड़ी जैसा पौधा होता है, ठीक है, क्या होता है, झाड़ी जैसा होता है। अब इसकी जो शाखाएं हैं इनको हम क्या करते हैं, पास में मिट्टी में दबाते हैं, ठीक है। यहाँ से जो है थोड़ी सी जो है बार्क होती है, छाल होती है, उसको उतार लेते हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर तक के एरिया की छाल को उतार लेते हैं। उसके ऊपर वाली जो टिश्यू है उनको हटा देते हैं पूरों को, और फिर हम क्या करते हैं, इसको मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। मिट्टी में क्या कर दिया, दबा दिया। अब कुछ टाइम के बाद में क्या यहाँ पर नई जो है आपके जड़ें विकसित हो जाती है। तो इस प्लांट को मादा प्लांट से अलग करके नए पौधे के रूप में विकसित कर लिया जाता है। इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, लेयरिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अंतर बनाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये माता पिता से ही जुड़ा रहता है, ठीक है, साथ में ही जुड़े रहते हुए ही ये तने जो नई जड़ें हैं उनको विकसित करता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इन पौधों का हम कटिंग द्वारा प्रजनन करवाना कठिन होता है, उनमें ज्यादा हम इनको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो है आपके इसमें ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ ध्यान दो, एक तना माता पिता पौधे से जुड़ा रहते हुए मिट्टी में क्या कर रहा है, दबाया जा रहा है, ठीक है। एक तना है उसको हम प्लांट से अलग नहीं कर रहे हैं, जो आपका मादा प्लांट है उसे अलग नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में ही रख रहे हैं और वहां से जड़ें विकसित हो रही है। तना जड़ें विकसित करता है और फिर से इसे अलग किया जाता है। पहले तना जड़ें विकसित करेगा फिर उसको अलग करेंगे। यह उन पौधों के लिए उपयुक्त है जिनमें कटिंग द्वारा प्रजनन करना कठिन होता है, ठीक है। जिनमें कटिंग में जड़ें नहीं आती है, कटिंग सूख जाती है, उनमें यह विधि ज्यादा काम में ली जाती है, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है, कटिंग सूख गई तो फिर जो है नया पौधा तैयार नहीं होगा। तो नया पौधा कैसे तैयार करें, तो लेयरिंग के द्वारा नया पौधा तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो प्लांट है वो सूखेगा नहीं साइड में से, क्योंकि उसको पोषण तो मिल ही रहा है ना, ठीक है। तो जड़ें वहां पर नहीं विकसित हो जाती है। इसके अलावा ये ब्लैकबेरी में, स्ट्रॉबेरी जैसे पौधों में काम में लिया जाता है। एक तो ये जो बेरीज वाले पौधे होते हैं, बेरी वाले जो पौधे हैं, इनमें अधिकतर क्या होता है, ये आपके ऐसे ही होते हैं, लचीली टहनियां होती है इनमें, तो आसानी से इनमें क्या कर लिया जाता है, लेयरिंग कर ली जाती है। इसके अलावा इसको चमेली में भी काम में लेते हैं, जो आपका चमेली का पौधा है उसमें भी काम में लेते हैं। बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या कर लेते हैं, पहले तो पौधे को अलग करेंगे, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, एक रूट स्टॉक होता है, एक साइन होता है। रूट स्टॉक का मतलब होता है जिस पौधे पर हम जड़ें लगा रहे हैं, यानी कि कोई भी शाखा लगा रहे हैं, जहां पर जड़ें इसकी परमानेंट है, पहले से जुड़ी हुई है, यहाँ पर नई शाखा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको रूट स्टॉक, और जो नई शाखा लगा रहे हैं उसको साइन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ध्यान रखना है दोनों चीजों का, क्या पता इनकी परिभाषा भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाए कि रूट स्टॉक क्या है और साइन क्या है। तो रूट स्टॉक क्या होता है, एक जो है क्लाइमेट के अनुसार
अडेप्टेबल प्लांट होता है, जिसकी रोगों के प्रति रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ठीक है, वो पोषक तत्व ज्यादा ले पाता है, उस क्लाइमेट में ढला हुआ रहता है, ठीक है, उसका रूट स्टॉक लिया जाता है। और साइन कौन सी होती है, तो साइन ऐसे प्लांट से ली जाती है जो कि ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है या क्वालिटी प्रोडक्शन देता है, ठीक है, वो आपके साइन होती है। तो इन दोनों को ध्यान रखोगे, परिभाषा में पूछा जा सकता है। इसके बाद में आता है रूट स्टॉक, जड़ प्रणाली के लाभ प्रदान करता है। जड़ से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो रूट स्टॉक से प्राप्त होगी, और साइन बेहतर फल व गुणवत्ता वाले जो गुण है वो प्रदान करता है, यानी कि साइन क्या करेगा, आपके अच्छी गुणवत्ता के फल फूल प्रदान करेगा। इसका सामान्यतः फल की गुणवत्ता या रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कब कर रहे हैं, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए, रोगों की प्रतिरोधकता सुधारने के लिए, ठीक है, यानी कि मान लो कोई पौधा है जिसमें गुणवत्ता, प्लांट में अच्छी गुणवत्ता है, यानी कि उसमें जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन है वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है, ठीक है, उसमें रोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उस चीज से निपटने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसा रूट स्टॉक तैयार करते हैं, ऐसा रूट स्टॉक लेते हैं जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी में कमजोर था, उसके पास जो फ्रूट प्रोडक्शन था वो ज्यादा नहीं था। तो गुण वहां से आ जाएंगे, कौन सा, रोग प्रतिरोधकता वाला गुण आएगा आपके रूट स्टॉक से, और क्वालिटी वाला गुण आ जाएगा आपसे साइन से। तो दोनों का जो है मेलजोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको हम सेब में, साइट्रस पौधों में काम में लेते हैं, जो नींबू वर्गीय पौधे हैं इनमें इसका उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद में आता है आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक प्लांट, या बोल सकते हैं फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के आधार पर ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मुख्य रूप से जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है ये भूमध्य रेखा के पास पाया जाता है, जिसमें उच्च तापमान और आर्द्रता होती है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसे फल जो उच्च तापमान और आर्द्रता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट्स कहलाते हैं, ठीक है। यह पूरे वर्ष भर भारी वर्षा का अनुभव कराता है, यानी कि ऐसे प्लांट जहां पर पूरे वर्ष भर बारिश होती रहती है उन प्लांट को हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट के प्लांट मानते हैं। इसमें कोई ठंडी ऋतु नहीं होती है, मौसम पूरे वर्ष गर्म रहता है, यानी कि बारिश होती रहती है कंटिन्यू, और जो मौसम है वो ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है, दोनों ही चीजों से ये बचता है, एवरेज टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, और बारिश जो है साल भर होती रहती है। इसके बाद में यह वर्षा वनों जैसे घने जंगलों और विविध वन्य जीवों का समर्थन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अधिक बारिश हो रही है तो बहुत बड़े घने जो जंगल है वो यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सब ट्रॉपिकल की। सब ट्रॉपिकल क्या है, तो यहाँ पर आपको जो है टेम्परेचर में जो परिवर्तन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो गर्मियां होगी वो काफी गर्म होगी, और जो सर्दियां है वो क्या होगी, काफी सर्द होगी, यानी कि ठंडी ऋतु होगी, जैसा कि राजस्थान में अभी मौसम चल ही रहा है, ठीक है। तो ठंडी जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है अभी, इसका मतलब राजस्थान क्या किस में आती है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, यहाँ पर गर्मियों में गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दियों में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, और बारिश भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। ये मध्यम वर्षा का अनुभव कराते हैं, यानी कि मध्यम वर्षा होती है यहाँ पर, जिसमें कुछ शुष्क अवधि होती है, ठीक है, हल्की क्या होती है, जो ड्राई स्पेल्स है वो भी आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 महीने बारिश हो रही है तो कंटिन्यू बारिश ही होती है, उसमें बीच में 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक बरसात ना भी हो तो भी देखने को मिलता है, इस प्रकार की चीजें भी होती है। इसमें ठंडी ऋतु होती है जिसमें ठंडे तापमान होते हैं, ठंडे का मतलब 0 के आसपास या माइनस में भी चले जाते हैं। ये ताड़, साइट्रस जैसे पौधों का समर्थन करते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु जितना घना नहीं होते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हल्के जो जंगल है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने बड़े जंगल नहीं होते हैं, इतने घने जंगल नहीं होते हैं, जैसा कि हमने किस में देखा था, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें देखा था, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की और स्प्रिंकलर इरिगेशन की, ठीक है। एक तो अंतर के रूप में पढ़ रहे हैं, और दूसरा इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक जो है टिप्पणी के रूप में भी पढ़ सकते हैं, इनसे परिभाषा भी आ सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो ड्रिप इरिगेशन की सबसे पहले बात करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या है, तो पानी को जो है पौधों की जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ड्रिप इरिगेशन कर रहा है। इसके अलावा वाष्पीकरण, बहाव को कम करके पानी को, बर्बादी को क्या करता है, कम करता है, ठीक है। पानी क्या होगा, जो है आपके एक तो वाष्पीकरण द्वारा जो ट्रांसपायरेशन है, इवापोरेशन है, उसके द्वारा क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, और साथ में जो बहाव है उसको कम करता है, यानी कि प्रेशर भी इतना ज्यादा नहीं होता है कि जो है आपके
बहाव की स्पीड बहुत तेज हो, ठीक है, तो नॉर्मल प्रेशर होता है, तो उसके कारण भी पानी बर्बाद नहीं होता है। यह उन फसलों या पौधों के लिए आदर्श है जिनको सटीक पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सटीक का मतलब समझते हो, इनको ना ही तो पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है, ना ही तो पानी इनको ज्यादा चाहिए और ना ही पानी इनको कम चाहिए, दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगा तो इनमें कई प्रकार के रोग हो जाएंगे, कम होगा तो ये जो है जल जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पौधे जिनको एक नॉमिनल पानी चाहिए, ठीक है भाई, फिक्स जो है 10 दिन के बाद में एक बार सिंचाई कर दो, ये वाला सिस्टम, या 5 दिन बाद में एक बार सिंचाई कर दो, ये वाला जो सिस्टम जिन प्लांट्स में होता है उनमें इसको ज्यादा फॉलो किया जाता है, ड्रिप को, ठीक है। इसमें कम देखभाल की आवश्यकता होती है और जल बचत भी होती है भाई, वो सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं, जो आपके ड्रिप इरिगेशन है उसको एक बार इंस्टॉल करते हैं खेत में, ठीक है, उसके बाद में एक फसल तक उसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं होती है, सिर्फ आपको वॉल चेंज करने होते हैं कि आज कहाँ पे चलाना है, आज कहाँ पे चलाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसके बाद में आ जाता है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, पानी आपके बूंदों के रूप में न, वो जो एक एक पौधे को बूंदों के रूप में प्राप्त न होकर जो बारिश के रूप में जो बूंदे होती है उसके रूप में प्राप्त होता है, यानी कि पानी ऊपर से बौछार के रूप में गिरता है, ठीक है। ये बड़े क्षेत्रों को प्रभावी ढंग से कवर कर सकता है, ठीक है, बड़े एरिया में इसको लगा सकते हैं। वाष्पीकरण और बहाव के कारण अधिक पानी की बर्बादी होती है, ठीक है, पानी उड़ता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी आएगा तो जो छोटी छोटी बूंदे होगी वो तो उड़ के चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जब तेज हवाएं चलती है, ठीक है, तो तेज हवाओं में जो आपके ये होता है ना फव्वारे सिस्टम, इनमें क्या होता है, पानी उड़ता ज्यादा है, उड़कर चला जाता है, ठीक है। जो वाष्प, छोटी वाष्प होती है वो क्या चली जाती है, उड़कर चली जाती है, मोटी जो आपकी बूंदे है वो ही गिरती है, ठीक है। यह लॉन, बगीचों और बड़े खेतों के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। अब लोन है तो लोन में हम ड्रिप नहीं लगा सकते, ठीक है, लोन में क्या नहीं लगा सकते, ड्रिप, क्योंकि लोन काफी छोटी होती है और बिल्कुल पास पास में होती है, तो इतनी हम जो ये पाइप्स है वो कहाँ से लेकर आएंगे। तो इनमें क्या करते हैं, नॉर्मली हम फव्वारे इस्तेमाल कर लेते हैं, बगीचों में, बड़े खेतों में, इनमें हम क्या करते हैं, आपके स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आपका आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवें क्वेश्चन में नॉर्मली आपको क्या करना होता है, एक टिप्पणी लिखनी होती है कि ये इसके बारे में जो है चीजें समझाना है। लेकिन हमने क्या किया है, पांचवें क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ब्रॉड भी किया है, बड़ा भी किया है, क्योंकि क्या बता, हमने जो क्वेश्चन पांचवें में रखा हो वो आपके छठे या सातवें में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो वहां पर जब आपके पास कंटेंट नहीं होता है लिखने के लिए तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम पहले से एक बार आप जो है नजर मार के चले जाओ, इसके लिए पहले से ही क्या करते हैं, जो कंटेंट है वो सफिशियंट रखते हैं, ठीक है, चाहे वो छठे क्वेश्चन के लिए हो, चाहे वो सातवें क्वेश्चन के लिए हो, इसलिए पहले से आपको तैयार रहना है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डोरमेंसी की। नॉर्मली क्या होता है, आपको डोरमेंसी यहाँ पर पांचवें में पूछेगा तो सिर्फ डोरमेंसी की बात करेगा, ठीक है, और छठे सातवें में आएगा तो टाइप्स और मैनेजमेंट की भी बात कर सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। बात करते हैं, जो आपकी डोरमेंसी होती है वह होती है जब पौधा या बीज निष्क्रिय होता है, वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। पौधे के लिए कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से डोरमेंसी आपके सीड डोरमेंसी होती है, बीज के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये पौधों को प्रतिकूल पर्यावरण या परिस्थितियों जैसे कि अत्यधिक तापमान से बचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। प्रतिकूल मौसम से बचने के लिए ही तो पौधे डोरमेंसी डालते हैं बीजों में, ठीक है। तो डोरमेंसी बीजों, कलियों और कंदों में होता है और यह पौधों के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। नॉर्मली हम किसकी बात करते हैं, बीजों की बात करते हैं कि बीजों में डोरमेंसी ज्यादा देखी जाती है, और ये इसलिए होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं कि मान लो एक पौधा है, ठीक है, अब वो उसका जो सीजन है उस पौधे का वो सिर्फ बारिश वाला सीजन है, उसमें बारिश में ही फ्रूट्स आते हैं, ठीक है। अब फ्रूट्स आएंगे, वो फ्रूट से नीचे जमीन में गिरेंगे। अब जब मान लो अनुकूल मौसम नहीं है, सर्दियों का टाइम है और उसमें वो फूल, जो फ्रूट है वो जर्मिनेट हो जाता है, तो सर्दियों के कारण वो खराब हो जाएगा, ठीक है, वो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो पौधा उसमें पहले से ही डोरमेंसी डाल के बेचता है कि अगली बार जब सीजन दोबारा से आएगा तब ही आपको जर्मिनेट होना है, उसी सीजन में जर्मिनेट होना है, ठीक है। तो ये पौधों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बीजों को खराब होने से बचाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसके दो प्रमुख प्रकार होते हैं, बीज विश्रामावस्था और कलिका, ठीक है। हम मुख्य रूप से बीज की ही बात करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें
तो मैनेजमेंट ऑफ डोरमेंसी में यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की। परिभाषा में पढ़ चुके हैं, क्या करते हैं, तापमान को कम या ज्यादा करके हम बीजों को क्या करते हैं, जो विश्राम अवस्था है, जो डोरमेंसी है, उसको तोड़ते हैं। स्केरिफिकेशन में क्या करते हैं, जो आवरण है उसको हम कैसे भी तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, भौतिक रूप से। इसके अलावा हम आर्टिफिशियल जो आपके वर्निलाइजेशन है वो भी करवाते हैं, ठीक है। यह बीजों या पौधों को ठंडी परिस्थितियों में कृत्रिम रूप से में रखना ताकि फूलने की प्रक्रिया शुरू हो सके, ठीक है। तो टेम्परेचर इसमें क्या रखते हैं, कृत्रिम रूप से जो टेम्परेचर है वो कम रखते हैं। उसके बाद में हम जो इसको जर्मिनेट करवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट भी काम में लेते हैं, जिसमें तापमान, प्रकाश, नमी सभी को क्या करते हैं, एकदम से क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और उसमें उगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बीज को ऐसा एहसास होने दिया जाता है कि उसी का एनवायरनमेंट है, यानी कि गर्मियां आ चुकी है, अब तुम्हें क्या होना है, जर्मिनेट होना है। ऐसा पर्यावरण उसको दिया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है। तो उसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन बोल देंगे। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट में हमने 3 जो बेसिस है वो कवर किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं। सोइल टाइप के आधार पे होता है कि कौन सी सोइल में कौन से प्लांट उगेंगे, ठीक है। इसके अलावा सैलिनिटी के आधार पे होता है। इसके अलावा जो आपके ड्राई फ्रूट होते हैं, ठीक है भाई, सूखे में उगने वाले फ्रूट हो गए, पानी में उगने वाली फ्रूट हो गए, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिस होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बेसिस है वो यहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। बाकी सारे बेसिस हमने जो क्लासेज ली थी ऐप पर, उस ऐप वाले बच्चों को तो सारी जो प्रोसेस है वो सिखाई थी, सारी ही बताई थी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम बेस्ड ऑन क्लाइमेट पर। सबसे पहले क्लाइमेट, तो देखो 2 क्लाइमेट तो हम पढ़ के ही आए हैं। एक तो ट्रॉपिकल को हम पहले ही कवर कर चुके हैं, ठीक है। एक सब ट्रॉपिकल को भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल के लिए हम ये कहते हैं कि लगभग सेम सा टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है। जो आपके बारिश होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि रेनफॉल, ये भी ज्यादा होती है, ठीक है। और वर्ष भर टेम्परेचर एक जैसा बना रहता है, ना गर्मियां पड़ती है ना सर्दियां पड़ती है। इस प्रकार का ट्रॉपिकल जो है क्लाइमेट होता है और इसमें उगने वाले फ्रूट ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल की बात करें तो यहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, बारिश जो है मीडियम होती है, ज्यादा नहीं होती है, और जंगल भी यहाँ पर जो है मीडियम घने होते हैं, ज्यादा घने नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके नींबू हो गया, जो आपके हम कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के और पौधे हो गए, ये आपके सब ट्रॉपिकल में आते हैं, फालसा हो गया, ये सब, ठीक है। तो ये दोनों कर लिया था। अब तीसरा प्रकार इसमें एक और देख लो, जो है टेम्परेट, ठीक है। क्या होता है टेम्परेट, ये क्या है, जहां पर सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो आपके बर्फबारी होती है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। गर्मियों में भी वहां पर जो है 10 से 15 डिग्री या 20 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, लेकिन सर्दियों के टाइम पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। ऐसे मौसम को हम टेम्परेट मौसम मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो काफी कम होता है। जैसे कि आपने जम्मू कश्मीर में सेब देखा होगा, तो सेब क्या है, एक ठंडे मौसम का है। तो इस प्रकार के जो है आपके टेम्परेट में आते हैं, ठंडे मौसम वाले, ठीक है। तो ये बातें आप यहाँ पर ध्यान रखोगे, ठीक है। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से हैं, तो जिनको उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगते हैं, जहां ठंड का प्रभाव क्या होता है, कम होता है। आम, केला, पपीता, अनानास इसके एग्जाम्पल है। सब ट्रॉपिकल में क्या होता है, मध्यम जलवायु में उगने वाले, हल्की सर्दियों को सहन कर सकते हैं, अत्यधिक ठंड नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए खट्टे फल, संतरा, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, अवाकाडो हो गया, ये, ठीक है। टेम्परेट की बात करते हैं तो ये ठंडी जलवायु में उगते हैं, अक्सर इन्हें ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। सेब, नाशपाती, चेरी, ठीक है। ये बेर इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, बेर इसमें नहीं आएगा, बेर ड्राई में आता है। जो आपके ड्राई क्लाइमेट है, या हम बोल सकते हैं जो सब ट्रॉपिकल है, उसमें आता है, एरिड जोन में आता है ये, ठीक है, एरिड में आएगा, एरिड क्लाइमेट में। तो ये ध्यान रखना, बेर इसमें नहीं आता है, ठीक है। सेब, नाशपाती इसमें आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं बेस्ड ऑन कोटिलिडॉन्स की, ठीक है। कोटिलिडॉन्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो है आपके नॉर्मल जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं कि जो 2 बीज पत्र होते हैं वो वाली क्रॉप, एक क्रॉप होती है 1 बीज पत्र वाली, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रूट्स में भी क्या होते हैं, जो बीज होता है वो 1 बीजपत्री या द्विबीजपत्री होता है, ठीक है। उन दोनों को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोकोट्स की, ठीक है, 1 बीजपत्री वाले क्रॉप। तो ये क्या होती है, ये आपके 1 बीजपत्र वाले पौधों से उत्पन्न
होते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही बीजपत्र होता है उनमें, जैसे कि आपका नारियल हो गया, खजूर हो गया, इनमें। द्विबीजपत्री की बात करें तो ये आपके क्या होते हैं, दो बीजपत्र वाले पौधों से उगते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, गवावा हो गया, ये सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। आगे बात समझ में, तो दोनों के एग्जाम्पल और दोनों में एक दो लाइनें आप जरूर ध्यान रखोगे। इसके बाद में बात करते हैं बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, एक तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं कि एक तो प्लांटी होते हैं, एक एनिमलिया होते हैं, ठीक है। प्लांटी को आगे और डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म और गायनोस्पर्म में, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में एंजियोस्पर्म को और डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा होता है, इसके अलावा और अलग अलग होते हैं, ठीक है। जो प्लांट को भी आगे और डिवाइड करते हैं, उसके बाद में आपके आता है फैमिली, ठीक है। क्या आता है, फैमिली आ जाता है। फैमिली के बाद में हम जीनस में डिवाइड करते हैं और जीनस के बाद में हम स्पीसीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसको हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन मानते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन इनको भी मानते हैं कि सिंपल फ्रूट हो गए, ठीक है। सिंपल फ्रूट में जो एकल फ्रूट होते हैं, एक ही फ्रूट होता है, ठीक है, वो आपका, जैसे कि आम हो गया, आम में सिर्फ एक फ्रूट है, एक ही बीज है, एक ही फ्रूट है, ठीक है, एक ही अंडाशय से विकसित हुआ है। तो ये क्या होते हैं, आपके सिंपल फ्रूट, सरल फ्रूट होते हैं, ठीक है। एक एकल फूल के एकल अंडाशय से विकसित होते हैं, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, चेरी हो गया, ठीक है। दूसरा एग्रीगेट होते हैं, यानी कि बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे जो बीज होते हैं एक जगह मिलकर तैयार होते हैं, ठीक है, मिलकर जो आपका फ्रूट है वो बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने सहतूत देखा होगा, सहतूत बहुत सारे छोटे छोटे दानों से मिलकर बना हुआ था। कटहल देखा होगा, कटहल छोटे छोटे दानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये आपके एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे मिले हुए, एक फूल के कई अंडाशय से विकसित होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग अंडाशय होते हैं। इसके बाद में मल्टीपल फ्रूट, इसमें क्या होता है, जो पुष्प गुच्छ में कई फूलों के अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका अनानास हो गया, कटहल हो गया, ठीक है, कटहल यहाँ पर आ जाएगा, वहां पर नहीं आएगा, क्योंकि एक फूल, वो तो एक फूल में अलग अलग बीज वाले हैं, ठीक है। ये यहाँ पर फूल का भी गुच्छा है और कई फूलों के अंडाशय से बनते हैं, ठीक है। अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग अंडाशय से होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनते हैं, कटहल तैयार होते हैं। पार्थेनोकार्पी फ्रूट, ये पूछा भी जाता है कि पार्थेनोकार्पी क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फूलों को या फलों को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। पूछा जाता है, डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, डेफिनेशन में भी ये आता है पार्थेनोकार्पी क्या है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो आपका बिना सीड वाले जो बीज है वो तैयार करते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं होता है, जिनमें बीज नहीं होता है, वो तैयार करने का काम इसी मेथड से करते हैं। जैसे कि आपने केला देखा होगा, केले में क्या नहीं होता है, बीज नहीं होते हैं, इसका मतलब वो पार्थेनोकार्पी फ्रूट है, ठीक है। उसमें क्या है, बिना निषेचन के ही क्या हुआ है, फल का निर्माण हुआ है। तो बिना निषेचन के फल का निर्माण होना ही क्या है, पार्थेनोकार्पी है, इसको ध्यान रखना। ड्राई फ्रूट का मतलब जो सूखे मौसम में उगते हैं, ठीक है, कठोर या सूखी बाहरी परत होती है और परिपक्व होने के बाद बीज छोड़ते हैं, मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, बादाम हो गया। फ्लेशी फ्रूट, यानी कि इसमें क्या होता है, मांसल बाहरी परत होती है, जैसे आम, सेब, संतरा, ठीक है, ये आपके फ्लेशी फ्रूट होते हैं। तो ये फ्रूट का क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं, हम बात करते हैं कि आपके जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्या है आपका जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करते हैं, वो भी किसका, हम कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर को देने के मेथड्स का, अलग अलग फर्टिलाइजर देने के मेथड है, और हॉर्टिकल्चर में तो विशेष रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि ये जो आपका खरपतवारों का जो वेस्टेज है वो ज्यादा होता है, ठीक है, उर्वरकों का वेस्टेज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम अलग अलग मेथड काम में लेते हैं, ध्यान देना है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन मेथड्स की बात करेंगे, वो भी किसमें, हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो पहली बात तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन क्या होता है, ये तो आप जानते हो कि हम क्या करते हैं, जो अच्छी वृद्धि के लिए या अच्छे प्रोडक्शन के लिए हम क्या देते हैं, खरपतवार देते हैं, वो उर्वरक देते हैं, ठीक है। और उर्वरक देने को हम क्या बोल रहे हैं, जो आपके उर्वरक मेथड है वो हम कह रहे हैं एप्लीकेशन के मेथड, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले आपके उर्वरक हॉर्टिकल्चर फसलों की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, तत्व प्रदान करने के लिए, ठीक है। आवेदन का तरीका फसल के प्रकार, पोषक तत्व की आवश्यकता और पर्यावरण पर निर्भर करता है।
इसके अलावा हम कहते हैं प्रमुख तरीकों में यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो सॉइल एप्लीकेशन करते हैं, एक फोलियर स्प्रे करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉइल एप्लीकेशन से। सॉइल एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को हम कहाँ डालेंगे, मिट्टी को हम जो वो उर्वरकों को हम कहाँ पर डालेंगे, मिट्टी पर या मिट्टी के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो उर्वरक सीधे मिट्टी में लागू किए जाते हैं जहां से उन्हें जड़ों अवशोषित कर लेती है। दूसरी बात, इसे पौधों की आवश्यकता के अनुसार रोपण से पहले या बाद में लागू किया जाता है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो सोविंग कर रहे हो उससे पहले ही क्या दे दो, उर्वरकों को मिट्टी में डाल दो, ठीक है। या फिर आप क्या कर, जो खड़ी फसल है उसमें जो है निराई गुड़ाई करते टाइम पे क्या दे देते हो, जो आपके उर्वरक है वो दे देते हो, ठीक है, उसको कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो मेथड है ये सामान्यतः ग्रेनुलर और पाउडर रूप में उर्वरकों को देने के लिए काम में लिया जाता है। यदि उर्वरक आपके दानेदार है तो इनका इस्तेमाल हम आसानी से मिट्टी में कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे हल या मिलाने के द्वारा मिट्टी में मिश्रित किया जाता है, ठीक है। या तो हल के द्वारा या किसी और कोई मेथड के द्वारा हम प्लाविंग के द्वारा क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी होता है सोइल एप्लीकेशन में, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है फोलियर एप्लीकेशन, ठीक है। फोलियर एप्लीकेशन क्या है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। फोलियर एप्लीकेशन का मतलब है कि मान लो खड़ी फसल है और उसके ऊपर हम पत्तियों पर स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, पत्तियों के ऊपर उर्वरक का छिड़काव कर रहे हैं, इसको हम फोलियर एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। उर्वरक पौधों की पत्तियों पर सीधे छिड़काव किए जाते हैं। यह तब आदर्श है जब पौधों में पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है, ठीक है। क्या होता है, पोषक तत्व की कमी दिखाई देती है, यह सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को सुधारने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, एक तो कम मात्रा में दिए जाते हैं और साथ में इनकी जो यूज इफिशियंसी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो इनको ज्यादा यूज करवाने का यही तरीका होता है कि इनका फोलियर स्प्रे कर दो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसे सुबह जल्दी या देर दोपहर में दिया जा सकता है ताकि पत्तियों पर जलने से बचाया जा सके, ठीक है। तो जब गर्मियों के टाइम पे देते हैं या जब दोपहर होती है उस टाइम पे देते हैं, तो जैसे ही हम देंगे तो उनमें उस जो फोलियर स्प्रे है उसमें पानी होगा। अब वो पानी तो प्रकाश में उड़ के चला जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और जो दवा है वो पत्तियों के ऊपर चिपक जाती है जिससे पत्तियां जल सकती है। तो सुबह शाम का जो टाइम है वो सही रहता है जब भी हम फोलियर स्प्रे करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है फर्टिगेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, फर्टिगेशन आ जाता है। फर्टिगेशन के लिए हमने वहां पर भी बात की थी कि क्या चीज है, सिंचाई के साथ, ठीक है, सिंचाई के साथ क्या कर रहे हैं, जो आपका फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, वो हम दे रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर लागू कर रहे हैं, तो इसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। ये सटीक खेती व कुशल पोषक तत्व प्रबंधन का उपाय है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ में एक और मेथड ध्यान रख लेना है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इसको हम कहते हैं छिड़काव करना, ठीक है। क्या बोलते हैं, छिड़काव करना। नॉर्मली आप खड़ी फसल में क्या कर सकते हो, छिड़काव भी कर सकते हो, या मान लो जो हम जो है सोविंग करने से पहले भी क्या कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। तो ये भी मेथड होता है। एक होता है डीप प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट, ठीक है। डीप प्लेसमेंट में क्या करते हैं, तो आपके जो मिट्टी है उसमें गहराई में हम अप्लाई करते हैं, जो उर्वरक है उसको मिट्टी में कहां पर, गहराई में अप्लाई करते हैं। एक होता है लोकलाइज प्लेसमेंट, ध्यान रखना है ये चीजें भी पूछी जाती है, ठीक है। एक क्या होता है, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है, तो ये स्थानीय जो एक प्लांट है उसी को उसकी जड़ के पास में हम हाथ से क्या डाल रहे हैं, खरपतवार डाल रहे हैं। मान लो ये प्लांट है एक, अब इसकी जड़ के पास में आपने यहाँ खरपतवार डाल दिया, ये प्लांट था, हाथ से आपने यहाँ खरपतवार डाल दिया, ये प्लांट था, हाथ से आपने यहाँ खरपतवार डाल दिया, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, जो प्लांट है उसी के पास में डाल दिया। तो इससे एक तो वेस्टेज कम होगा और एक पौधे को ज्यादा
जो है उर्वरक अवेलेबल हो पाएगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं, वो एक जगह ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें श्रम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी कि काम ज्यादा करना पड़ेगा, आपको लेबर लगानी पड़ेगी, ठीक है। एक एक पौधे के पास में बीजों को डालने में टाइम लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर लेबर लगानी पड़ सकती है। ये इसकी जो है लाभ और हानियां दोनों है, ठीक है। तो वो जो चारों मेथड है वो तो ध्यान रखने ही है, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग को, डीप प्लेसमेंट को, लोकलाइज प्लेसमेंट को, इनको भी ध्यान रख लेना, ठीक है, ये भी पूछे जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। अब बात आ जाती है व्हाट इज अनफ्रूटफुलनेस, इसके कारण क्या है और इसके मैनेजमेंट को बताइए, ठीक है। पिछले वाले के जो पेपर्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पिछले वाले पेपर्स में आया हुआ था, मैंने जो सॉल्यूशन करवाया था यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप उस क्लास को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपके पुराने पेपर्स का जो सॉल्यूशन है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, वहां पर हमने बहुत अच्छे से बात की थी, और यहाँ भी हम बात कर लेते हैं। जो आपका अफलन है, जिसको हम अनफ्रूटफुलनेस बोल रहे हैं, इसके सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो वह स्थिति जिसमें पौधा फूल तो देता है, ठीक है, फूल तो आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है, फूल आने का मतलब हो गया कि ये आपके मेच्योर तो हो चुका है प्लांट, ठीक है, क्या हो चुका है, मेच्योर तो हो चुका है, और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार भी है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, तैयार भी है, लेकिन फल नहीं बन रहे हैं, ठीक है, क्या नहीं हो रहे हैं, फल नहीं बन रहे हैं। अब फल नहीं बनने के कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। एक कारण वहां का जैविक कारण, यानी कि उस प्लांट से जुड़ा हुआ हो सकता है, उसकी बायोलॉजी में कोई दिक्कत हो या उसमें और कोई प्रॉब्लम हो। वहां के पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई कारण हो सकता है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर कम हो, नमी कम हो, इस प्रकार का कोई कारण हो सकता है। या फिर प्रबंधन से संबंधित कोई कारण हो, आपने कोई न्यूट्रिएंट मिस कर दिया हो, ठीक है, किसी प्लांट को उस न्यूट्रिएंट की ज्यादा आवश्यकता होती है और आपने वो दिया ही नहीं है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रबंधन से जुड़ी हुई समस्या भी हो सकती है, फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, ठीक है। सीधी सी बात है, फलन नहीं होगा, फल नहीं उगेंगे, तो जो किसान है उसको लाभ नहीं होगा, तो नुकसान तो होना ही है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, आपके अनफ्रूटफुलनेस एक मुख्य कारण, ये तीनों कारण होते हैं, ठीक है। यहाँ जो कारण है इनको हम एक बार दोबारा से और अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जेनेटिकली, जो आपके जेनेटिक कॉज है, आनुवंशिकी कोई कारण हो सकता है, ठीक है। कुछ पौधों में स्वाभाविक रूप से बांझपन होता है और प्रजनन संरचना का अभाव होता है, यानी कि क्या होगा, नॉर्मली या तो पौधा बांझ होगा, ठीक है, या तो उसमें पोलन नहीं बन रहे होंगे, या उसमें क्या जो आपके अंडाशय है वो नहीं बन रहा होगा, ठीक है, या फिर ऐसा होगा कि वो जो है आपके प्रजनन संरचनाएं जो है उनका अभाव है, फूल ही नहीं आ रहे हैं या फूल आ भी गए हैं तो उसमें जो है सही विकास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, जैसे कि मेल स्टेरिलिटी में होता है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है, वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखोगी। इसके बाद में बात करेंगे एनवायरमेंटल कारणों की, ठीक है, यानी कि आपके पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ कारण भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यदि आपको सिर्फ पर्यावरण से जुड़े हुए कारक ही पूछे तो आपको फिर डिटेल में लिख के आना है कि तापमान प्रभावित करता है, पाला प्रभावित करता है, सूखा प्रभावित करता है, भारी वर्षा प्रभावित करती है, परागण प्रभावित करता है, निषेचन प्रभावित करता है। ये सारी चीजें आपके पर्यावरण से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है, पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ज्यादा बारिश हो जाए तो भी फलन कम हो सकता है, कम बारिश हो जाए तो भी फलन कम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पाला गिर जाए तो फल नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा और टेम्परेचर ज्यादा कम, ठीक है, सूखा पड़ जाए, तो ये सारे कारण क्या होते हैं, आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए कारण होते हैं। इसके बाद में आता है पोलिनेशन फेलियर, यानी कि पोलिनेशन ही ना हो पाए, ठीक है, क्या नहीं हो पाए, पोलिनेशन ही ना हो पाए, तो ये भी कारण हो सकता है। पोलन ग्रेन्स से वर्तिका तक पहुंच ही नहीं पाए, खुद के पोलन ग्रेन्स असमर्थ हो, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पोलिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। पराग कणों की कमी, फूलों के समय खराब मौसम, या पराग और वर्तिका के बीच असंगति, ये कारण हो सकते हैं आपके किसके, आपके किससे जुड़े हुए, पोलिनेशन से जुड़े हुए कारण हो सकते हैं, ठीक है। मान लो जितने परागकण होने चाहिए थे उतने है ही नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि जो पपीता है वो डायोसियस है, ठीक है, पपीता क्या है, डायोसियस है।
अब डायोसियस का मतलब क्या हुआ, तो पपीता डायोसियस है, इसका मतलब इसमें एक प्लांट ऐसा होगा जिस पर से नर नर भाग होगा, ठीक है, एक प्लांट ऐसा होगा जिस पर मादा भाग होगा। अब हम ये कहते हैं कि इनका 10:1 रखते हैं, यानी कि 10 तो मादाएं और एक नर प्लांट लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नर प्लांट यदि कम हो जाए संख्या में, 10 की जगह आप 20 पर एक ही नर प्लांट रखते हो, तो पोलन ग्रेन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एक ही प्लांट 20 पौधों के लिए जो है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। अब मान लो मौसम खराब हो गया, वो प्लांट मर गया, ठीक है, या किसी वजह से खराब हो गया, तो फिर पोलन ग्रेन कहां से आएंगे, तो पोलन ग्रेन्स की कमी हो जाना भी एक कारण हो सकता है, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फूलों की कोई खराब मौसम की वजह से कोई समस्या हो जाए, किसी भी प्रकार की यदि पोलिनेशन में दिक्कत होती है तो वो आपका पोलिनेशन फेलियर होता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, जो आपके ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ये अपर्याप्त रूप से उत्पादित हो, ठीक है, इनकी आवश्यकता ज्यादा है लेकिन ये बनी नहीं रहे हैं, ठीक है, प्लांट में क्या नहीं हो रहे हैं, हार्मोन्स बनी नहीं रहे हैं। और ये सारा ही जो खेल होता है दोस्तों, ये हार्मोन्स का ही होता है। एक बड है, नॉर्मली बढ़ रही थी, अचानक वो फूल आ जाता है, ये हार्मोन की वजह से होता है। एक जो है नॉर्मल प्लांट जो ग्रोथ कर रहा था वो रुक जाता है और प्रजनन के लिए तैयार होता है, ये हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। तो सारी ही प्रोसेस किसकी वजह से हो रही है, जो डेवलपमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन जैसे हार्मोन्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये कोई कहने में जो है आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अनफ्रूटफुलनेस का कारण भी हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है। ये कहने में आपको बिल्कुल भी कतराना नहीं है, कह के आना है आराम से कि हाँ ये भी कारण हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो सकती है, मान लो किसी विशेष नाइट्रोजन, पोटेशियम, कोई आवश्यक माइक्रो न्यूट्रेंट है उसकी कमी हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से फल नहीं लग रहे हो। अब फलों को मान लो कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम भी अवेलेबल करवाना पड़ेगा, प्रॉपर मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करती है, आपके प्रभावित करती है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी भी इसमें एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। अब आप क्या कर सकते हो, तो जो जो कारण हमने पढ़े हैं उनको मैनेज करो, ठीक है। यदि न्यूट्रिएंट की कमी है तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाओ, यदि परागण नहीं हो रहा है तो आर्टिफिशियल परागण करवाओ, यदि और कोई ग्रोथ में इश्यू आ रहा है, जेनेटिक वजह से ऐसा हो रहा है तो प्लांट को जो है चेंज करो, उसकी जगह दूसरी वेराइटी लगाओ, कुछ भी करो लेकिन उसका प्रबंधन करो, नहीं तो लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो संतुलित उर्वरका का उपयोग करके जिसमें जिंक और बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होते हैं, इनको आप इस्तेमाल करोगे। जिंक और बोरोन ही क्यों, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। बोरोन किसके लिए जरूरी होता है, बोरोन आपके प्रजनन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। प्लांट्स में जो प्रजनन होता है, जो आपके ये पोलन ग्रेन है और ये ट्यूब बनाता है, ठीक है, ये क्या बनाता है, जर्मिनेटर को ट्यूब बनाता है, उसके लिए बोरोन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बोरोन जरूरी होता है, जिंक भी इसी प्रकार से कई कामों के लिए जरूरी होता है। पोलिनेशन इनहांसमेंट, ठीक है, पोलिनेशन को बढ़ाने का काम करो, ऐसे उपाय लगाओ जिससे कि पोलिनेशन बढ़े। बगीचों में मधुमक्खी के छत्ते लगाओ, ठीक है। मधुमक्खियां क्या करती है, एक बहुत अच्छी पोलिनेटर होती है, ठीक है, क्या होती है, बहुत अच्छी पोलिनेटर होती है। ये क्या करती है, इधर उधर घूमकर जो है जो फूल है उनमें बैठ बैठ कर अपने टांगों के साथ क्या कर लेती है, पोलन ग्रेन्स को उठा उठा कर दूसरी जगह ले जाकर रख देती है, वहां पर पोलिनेशन करवाती है, ठीक है। तो ये काफी जरूरी होता है। और एक रिसर्च तो ये कहती है कि आपकी जो 70% जो फसलें होती है वो किसके द्वारा पोलिनाइज्ड होती है, आपके मधुमक्खी द्वारा ही पोलिनाइज्ड होती है। यानी कि मधुमक्खियां नहीं होगी तो आपकी पॉपुलेशन जो है वो भूखी मर जाएगी, ठीक है। जो हमारी इतनी पॉपुलेशन हो रही है वो भूखे मर जाएगी यदि मधुमक्खियां नहीं होगी, क्योंकि अधिकतर जो पोलिनेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, मधुमक्खियों के कारण ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में बात करें प्लांट हार्मोन एप्लीकेशंस, यानी कि किसी भी पौधे में यदि कोई प्लांट हार्मोन की कमी होती है, जिब्रेलिन की कमी होती है, ऑक्सिन की कमी होती है, साइटोकाइनिन की कमी होती है, ठीक है, तो इनका फिर स्प्रे कर सकते हो आप। सिंथेटिक जो प्लांट हार्मोन आते हैं उनका स्प्रे करके प्लांट में क्या कर सकते हो, अनफ्रूटफुलनेस को बढ़ा सकते हो, मतलब उसको कम कर सकते हो, ठीक है, बढ़ाना थोड़ी है, कम करना है। प्रूनिंग और ट्रेनिंग कर सकते हो। कई प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें यदि प्रूनिंग और ट्रेनिंग नहीं होती है, जो पुरानी शाखाएं हैं उनको नहीं काटा जाता है तो फिर उनपे फ्रूट नहीं आते हैं, वो नई शाखाओं के लिए ही बनते हैं, ठीक है, नई शाखाओं पे ही फ्रूट आते हैं। जैसे बेर हो गया, बेर में हम क्या करते हैं, हेवी प्रूनिंग करते हैं, ठीक है, भारी क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि उस पर नई शाखाओं पर ही बेर आते हैं, पुरानी पर आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है, इसको भी आप मैनेज करोगे, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपके ग्राफ्टिंग
और इसके प्रकार। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ग्राफ्टिंग और उसके प्रकार। देखो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा कटिंग भी पूछ सकते हैं, जो प्रोपोगेशन का एक और मेथड है कटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कटिंग में भी हम ये कहते हैं हार्डवुड कटिंग होती है, सेमी हार्डवुड कटिंग होती है, ठीक है, सॉफ्ट कटिंग होती है। तो इनमें क्या होता है, आपको जो है ये प्रोपोगेशन के मेथड है और इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, परिभाषा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं और उसके प्रकारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो ग्राफ्टिंग है एक बागवानी विधि है। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या है? एक बागवानी विधि है जिसमें एक पौधे जो साइन है के उत्तकों को दूसरे पौधे रूट स्टॉक के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार बनने वाला पौधा दोनों गुणों में जो है आपके यूनिक होता है। ठीक है, दोनों गुण रखता है। तो जो शाइन है वो हम क्या ले रहे हैं? ऊपर वाले पौधे के ले रहे हैं। रूट स्टॉक क्या कर रहे हैं? नीचे वाला जड़ वाला भाग ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है? कीटों और रोगों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाता है। सूखा सहिष्णु उच्च उपज देने वाले गुण जोड़ता है। उन पौधों के प्रसार में मदद करता है जो आसानी से जड़ें नहीं बनाते हैं, जैसे कि आपका कटिंग में हो गया। कटिंग में जड़ें जरूरी होती है। ठीक है, तो जड़ें नहीं बन रही है तो वहां पर जड़ों वाला पहले ही रूट स्टॉक ले लो। ठीक है, तो उसमें जड़ें बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग के प्रकार की। ठीक है, देखो ग्राफ्टिंग के जो है कई प्रकार होते हैं। आपने एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा वीनियर ग्राफ्टिंग सुना होगा। ठीक है, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है। वीनियर ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? जो वीनियर ग्राफ्टिंग होती है इसको आम में नॉर्मली फॉलो किया जाता है। होता क्या है कि आपका जो रूट स्टॉक है इसको तो हम इस प्रकार से जो है वी आकार में कटान लगा लेते हैं। ठीक है, रूट स्टॉक पर क्या कर लिया? वी आकार में कटान लगा लिया। अब इसमें ऐसी ही वी आकार की एक छड़ जो हम ऊपर उगाना चाहते हैं वो लगाकर वो बांध देते हैं। यहाँ से अच्छे से क्या कर लेते हैं? बांध देते हैं और बांध कर जो नया प्लांट है वो तैयार कर लेते हैं। इसको हम वीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग भी ऐसी होती है। ठीक है, उसमें भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं। इसके अलावा एक वीप ग्राफ्टिंग होती है। इसमें क्या करते हैं? स्टॉक और साइन पर तिरछे कट लगाते हैं। तिरछे कट कैसे? ये आपका रूट स्टॉक हो गया और इसी प्रकार का तिरछा कट वाला साइन हो गया। इसको यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वीप ग्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है उसकी बात कर लेते हैं। जो साइन है को रूट स्टॉक में किए गए विभाजन में डाला जाता है। ठीक है, विभाजन का मतलब हो गया इसमें हम क्या करते हैं? ऐसा जो रूट स्टॉक है उसमें एक तिरछा ऐसा कट लगाते हैं सीधा। ठीक है, और फिर इसमें क्या कर देते हैं? जो साइन है उसको घुसा देते हैं। इस प्रकार से इनको जोड़ लेते हैं। बडिंग, एक बड का इस्तेमाल करते हैं जब हम रूट स्टॉक के जो आपका स्टॉक पर जो ग्राफ्ट करते हैं वो एक कली होती है, छोटी सी कली होती है, बड़ी शाखा नहीं, एक छोटी कली, तो उसको बडिंग बोलते हैं। ठीक है, बडिंग के भी कई प्रकार होते हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अप्रोच ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये भी रूट स्टॉक और साइन जड़युक्त रहते हैं और जुड़कर एक पौधे के रूप में बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, इनको क्या कर लेते हैं? ऐसे करते हैं। ठीक है, दो प्लांट है मान लो, जो अप्रोच है उसमें क्या करते हैं? दो प्लांट है, ये एक प्लांट अलग था, ये दूसरा प्लांट अलग था। अब इसमें क्या किया? इस प्लांट में क्वालिटी थी और जो फ्रूट है वो क्वालिटी वाले थे। इस प्लांट का जड़ क्षेत्र अच्छा था। ठीक है, प्रतिरोधकता थी, जड़ थी। अब क्या करते हैं? इन दोनों को ऊपर जाकर एक जगह बांध देते हैं और बांध कर इनको क्या करते हैं? छिलकर एक जगह बांध लेते हैं। तो ये एक ही जगह से एक ही तना बन जाता है। जब ये तना पूरा विकसित हो गया अच्छे से, फिर मान लो हमें फ्रूट चाहिए। ठीक है, और फ्रूट इसके गुण मिल जाएंगे फ्रूट में, तो यहाँ से इसको काट देंगे। ठीक है, इसको अलग कर देंगे और यहाँ से प्रतिरोधकता मिलती रहेगी, अच्छी जड़ों का विकास होता रहेगा, तो ये प्लांट एक हो जाता है। इस प्रकार से भी जो है अप्रोच ग्राफ्टिंग की जाती है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं, पीजीआर की बात करते हैं। देखो पीजीआर क्या होते हैं? इनको पहले हार्मोन्स के रूप में जानते थे और नॉर्मली हार्मोन ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होते हैं? हार्मोन ही होते हैं। हार्मोन होते क्या है? तो ये एक तरह की प्रोटीन्स होती है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स होती है जो कि प्लांट में सीक्रेटेड होती है। ठीक है, स्रावित होती है और बिल्कुल लिटिल मात्रा में, बिल्कुल छोटी सी मात्रा में होती है, जो कि प्लांट में परिवर्तन पैदा कर देती है। जैसे मान लो प्लांट में ग्रोथ हो रही थी नॉर्मली, ठीक है, जुवेनिलिटी फेज चल रही थी, अचानक एक हार्मोन आता है और वो हार्मोन क्या कर देता है? उसमें फ्लोवरिंग स्टेज ला देता है। ठीक है, फ्लोवरिंग आने लग जाती है। फिर एक हार्मोन होगा, फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रूट बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हार्मोन क्या करते हैं? कई जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करते हैं। पौधे विकास नियामक, ठीक है, प्राकृतिक या कृत्रिम रसायन होते हैं। प्रकृति में जो प्लांट है
उसमें भी बनते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ कृत्रिम रूप से भी लैब में भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जैसे आईबीए ये खूब आने लगे हैं आजकल, ठीक है। ये नॉर्मली लैब में तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की वृद्धियों, शारीरिक प्रक्रिया जैसे कि वृद्धि, विकास, प्रजनन को प्रभावित करते हैं। ये कृषि और बागवानी में फसल उत्पादन, गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका प्रयोग आजकल ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक पीजीआर ऐसे हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वृद्धि वर्धक है, ठीक है, वृद्धि वर्धक यानी कि बढ़ाने वाले। और ये है वृद्धि निरोधक, ठीक है। निरोधक का मतलब हो गया रोकने वाले, वृद्धि रोधक हो गए, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। इनमें हम ये कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और ये क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट्रिकेटेड रोक रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं एक्सेसिव ग्रोथ को, या जो प्लांट के स्ट्रेस को है उस कंडीशन में, स्ट्रेस वाली कंडीशन में ये काम में आते हैं। ये प्लांट को मान लो ऐसा मौसम है जो कि आगे प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये रोक कर काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जो आपके जवार है उसको हम ये कहते हैं कि ये कैमल क्रॉप है, ठीक है। कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी विकट परिस्थिति आती है, खराब परिस्थितियां, बारिश नहीं हो रही है, नमी नहीं है एनवायरमेंट में, तो वो अपनी ग्रोथ को रोक लेते हैं, एक जगह स्थायी हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही बारिश होगी दोबारा से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो ये किसकी वजह से होता है, ये हार्मोन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। और वहां पर रेगुलेट कौन कर रहा है, रोकने का काम कौन कर रहा है, ग्रोथ इनहिबिटर कर रहे हैं, रोकने वाले, ठीक है। यहाँ पर एक एक करके सबके फंक्शन और सबके जो एग्जांपल है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। ऑक्सिन क्या है, तो ये क्या करता है, एक तरह का हार्मोन है जो कि कोशिका वृद्धि, जड़ निर्माण, फल विकास को उत्तेजित करता है, ठीक है। ये पौधे के ऊपर वाले भाग में यहाँ की ग्रोथ को, और नीचे वाली जो जड़ों वाली जो टॉप वाली ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। पार्श्व कलिका विकास को रोकते हैं, ठीक है, यानी कि ये ऐसे जो है सपाट ग्रोथ होगी ऊपर वाली उसी को बढ़ाएंगे, साइड जो पार्श्वल ग्रोथ है उसको नहीं होने देंगे। ये चाहते हैं कि एक बार प्लांट पूरा बढ़ जाए उसके बाद में जो है ग्रोथ, साइड वाली ग्रोथ बाद में करेंगे, पहले प्लांट पूरा बढ़ता है, ठीक है, फिर बाद में ग्रोथ होती है। तो ये जो है आपके किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से। अब मान लो एक छोटी सी सीडलिंग है, अभी प्लांट जर्मिनेट ही हो रहा है, सही ढंग से विकसित ही नहीं हुआ है, उसमें एक और ब्रांच आ जाएगी तो प्लांट कैसे विकसित होगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो पहले प्लांट को क्या करना है, एक फिक्स हाइट तक बढ़ने देना है, उसके बाद में ही उसमें पार्श्व कलिकाएं आएगी, ठीक है। तो ऑक्सिन ये काम करता है कि इसको पहले बढ़ना है, बाद में जो है बातें पार्श्व कलिका की बाद में करेंगे, ठीक है। तो कटिंग की जड़ें बनाने के लिए, कटिंग में यदि आपको जड़ें बनानी है तो समय से पहले फल गिरने को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको इंडोल एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, नेप्थेनिक एसिटिक एसिड देखने को मिलेगा, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड देखने को मिलेगा, 2,4-D देखने को मिलेगा। ये सब ऑक्सिन के ही उदाहरण होते हैं। इसके बाद में जिब्रेलिन की बात करते हैं। जिब्रेलिन में क्या है, तो जिब्रेलिन में हम ये कहते हैं ये तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीज अंकुरण करता है, फूल फलने को यानी कि फूलों को प्रेरित करता है, ठीक है। यानी कि वो तो टॉप पोर्शन में था, ऑक्सिन टॉप पोर्शन में, ऊपर वाली जो शाखा है उसमें, और नीचे वाली जड़ों वाली जो टॉप पोर्शन है उसमें था। ये क्या करता है, इस बीच वाले तने को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। ये भी ग्रोथ को बढ़ा रहा है लेकिन तने की ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये किसके, जिब्रेलिन के काम है। इसके अलावा पार्थेनोकार्पी, यहाँ ध्यान देना है, पार्थेनोकार्पी को प्रेरित करता है, यानी कि हमको क्या करना है, यदि ऐसे बीज, ऐसे फल तैयार करने हैं जिनमें बीज नहीं हो, ठीक है, ऐसे फल तैयार करने हैं जिनमें बीज नहीं हो, तो सीधा सीधा हम क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पी के लिए जो आपका जिब्रेलिन है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको जापान में जिब्रेला फ्यूजिकोराई नाम के जो कवक है उन उससे इसमें खोजा गया था, ठीक है। उस पर रिसर्च चल रही थी, फ्यूजिला जो कोराई है उस पे, उस टाइम पे इसकी रिसर्च जो है इसकी खोज हुई थी, ठीक है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। इनहांस करता है, ये क्या करता है, फलों के आकार को बढ़ाता है, जैसे अंगूर हो गया। बीज सुषुप्ता को समाप्त भी करता है, डोरमेंसी को भी कम करता है ये। आगे बात समझ में, पार्थेनोकार्पी को बढ़ाता है, डोरमेंसी को कम करता है। GA3 इसका एक उदाहरण है, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं, GA1, GO2, GA3, GO4, 5, 6, 7 बहुत सारे होते हैं, लेकिन GA3 जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी ध्यान रख लेना, जिब्रेलिन 3 को ही, जिब्रेलिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, GA3।
साइटोकाइनिन की बात कर लेते हैं। कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, ठीक है, किसको बढ़ा रहा है, कोशिका विभाजन को, वृद्धि को प्रेरित करता है, पत्तियों की वर्धावस्था को धीमा करता है, पोषक तत्वों के आगमन और पार्श्व कलिकाओं के विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। वो तो पार्श्व कलिकाओं को कम कर रहा था, ये पार्श्व कलिकाओं को बढ़ा रहा है, यानी कि प्लांट को जब ये जरूरत होगी कि अब हाइट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, यहाँ तक की हाइट कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ तक की जड़ें भी कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, साइड में शाखाएं निकालनी है, ठीक है। तो फिर शाखाओं के लिए कौन सा हार्मोन देगा, वो आपका जो है, ये आपका साइटोकाइनिन स्रावित करेगा, ठीक है। उत्तक संवर्धन में, पत्तियों के गिरने को रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। जियाटिन, काइनेटिन, ये इसके उदाहरण है, ठीक है। ये आपके साइटोकाइनिन के उदाहरण हो गए। इसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, यानी कि ग्रोथ को रोकने वाले कौन कौन से हैं। ये तीनों क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। ग्रोथ प्रमोट हो रही थी, चाहे वो सीधी ग्रोथ हो, पार्श्व कलिकाएं हो, तने की वृद्धि हो, ये प्रमोट हो रही थी। यहाँ पर क्या होगा, तो एथिलीन जो सबसे आता है, एक गैसीय हार्मोन है, पहली बात तो ध्यान रखना, कैसा है, गैसीय हार्मोन है, यानी कि ये गैसीय अवस्था में रिलीज होता है, ठीक है। इसके अलावा यह फलों को पकने में तेजी लाता है, फूलों की वर्धा अवस्था को प्रेरित करता है, ठीक है, पत्तियों को गिराने को भी बढ़ावा देता है, यानी कि ये बुढ़ापा लाएगा, फलों को जल्दी से पकाएगा, फूलों को भी वृद्धावस्था को प्रेरित करेगा, पत्तियों को भी गिराने के लिए बढ़ाएगा, ठीक है, पत्तियों को भी गिराता है। फलों जैसे केला हो गया, टमाटर हो गया, कृत्रिम रूप से इनको क्या करता है, पकाने का काम करता है, जल्दी से ये पक जाए, इसलिए इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। केले को इनको क्या करते हैं, बहुत दूर ले जाना होता है, ठीक है। केला क्या होता है भाई, राजस्थान में नहीं हो रहा है, उधर जम्मू कश्मीर में नहीं होता है, ठीक है। तो केले को क्या करता है, बहुत ज्यादा दूर तक हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो केले की जो परिपक्व अवस्था होती है, वो हरा केला होती है, उसी को काट लेते हैं उसी टाइम पे, उसके बाद में फिर उसको स्टोरेज में जब हम ट्रांसफर करते हैं, उसी टाइम पे ये जो आपका इथाइलिन है, इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो बाद में पकता है, बाद में पकेगा, ठीक है। ऐसा ही टमाटर में जब लंबे दूरी पर टमाटर को ले जाना होता है, तो कच्चा ही तोड़ देते हैं, उसको हरा ही तोड़ देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वो पकता रहता है और उसका ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, तो दोनों चीजें ये हो जाती है, इसलिए इसका इस्तेमाल इथाइलिन का वहां पर करते हैं, ठीक है। इथरेल इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना है। इथोफोन, ठीक है, इसको हम बाजार में इसी के नाम से जानते हैं, इथरेल के नाम से। फिर आ जाता है आपका एब्सिसिक एसिड, ये टोटली आपका ग्रोथ को कम करने का काम करता है, बीजों को, कलियों को, सुषुप्त अवस्था को प्रेरित करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है, ऐसा हार्मोन है जो कि विकट परिस्थितियों में प्लांट को बचाने का काम करेगा, ठीक है, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पौधे हो, ठीक है। पौधे मान लो जो है अनुकूल बढ़ रहे थे, अचानक सर्दियां पड़ने स्टार्ट हो गई, तो ये हार्मोन रिलीज होगा, ग्रोथ रुक जाएगी, एक जगह स्थायी हो जाएगी, अब प्लांट जो है ग्रोथ नहीं करेगा, रुक जाएगा। अभी आप सर्दियों के टाइम पे देखो, बहुत सारे प्लांट की पत्तियां हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर उनमें कोई ग्रोथ, जो नीम के पत्ते होते हैं उनमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, रुक जाएंगे, एक जगह ठहर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही इनका अनुकूल मौसम होगा, दोबारा से ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ग्रोथ रोकने का काम है वो किसका है, एब्सिसिक एसिड का है, ठीक है। जल तनाव के दौरान स्टोमेटा को बंद कर देता है, जब मान लो पानी कम हो गया है, ठीक है, प्लांट में पानी की कमी है, तो ये अपना जो रंध्र है उनको बंद कर लेगा, ठीक है, जिससे पानी का लॉस नहीं होगा, तो यहाँ पर भी सहायता करता है, ठीक है। सूखे और अन्य तनावपूर्ण परिस्थितियों में पौधों को जीवित रखने में मदद करता है, सूखे से बचाएगा पौधों को, और कोई तनाव है उनसे बचाएगा, तो एबीए जो एब्सिसिक एसिड है वो इसी में आएगा, ठीक है। आईबीए ऑक्सीजन का उदाहरण है, एबीए आपके एब्सिसिक एसिड का उदाहरण है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी बातें इसमें होती है। इसके बाद में आगे चलते हैं, बागवानी में पीजीआर का उपयोग। अब देखो, जो आपकी हॉर्टिकल्चर है उसमें किस प्रकार से यूज करते हैं, तो एक तो हम कहते हैं कि मान लो अनफ्रूटफुलनेस आ रही है, तो हार्मोन्स का इस्तेमाल करके हम फ्रूट ला सकते हैं, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी जो आपके फ्रूट है वो ले सकते हैं, इन सब में काम में आता है। तो उपज में सुधार में, फ्लावर और फ्रूट मैनेजमेंट में, स्ट्रेस टॉलरेंस में, मान लो ऐसी परिस्थितियां हैं जिस टाइम पे पौधा जो है सूखा और लवणता में है, तो उसको सहन करने की क्षमता यहाँ से आती है। प्रोपोगेशन में, प्रवर्धन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं जो आईबीए होता है, आईबीए ऑक्सीन है, इसका इस्तेमाल हम जड़ों के निर्माण के लिए कटिंग को डुबाने में करते हैं, ठीक है, कटिंग को इसमें डुबा के, इसके घोल में डुबाकर फिर लगाते हैं, उसके बाद में जड़ें आसानी से प्रेरित हो जाती है, जड़ें निकल आती है, ठीक है। तो ये कटिंग में भी काम में आएगा, उत्तक संवर्धन में भी काम में आएगा, या आपके टॉलरेंस में काम में आएगा, अलग अलग प्लांट को अलग अलग परिस्थितियों में बचाएगा। तो इस प्रकार इनका इंपॉर्टेंस होता है, ये सारे इंपॉर्टेंस भी आपको ध्यान रखने हैं। बेसिक क्वेश्चन है,
क्या है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, ब्रांचेज और इंपोर्टेंस और स्कोप की बात करो। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हॉर्टिकल्चर का इंपोर्टेंस क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेज कौन कौन सी है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन दीजिए, उसके स्कोप बताइए। ठीक है, तो सभी को यहाँ पर हम कवर कर लेंगे। बात करते हैं सबसे पहले, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है क्या? तो हॉर्टिकल्चर कृषि की एक शाखा है जो कि फूलों, सब्जियों, फूलों, फलों, सजावटी पौधों की खेती, प्रबंधन, उत्पादन पर केंद्रित होती है। इसमें पौधों का प्रसार, सुधार और कटाई के बाद का प्रबंधन शामिल होता है। ठीक है, यानी कि फल और फ्रूट से मिलकर जितनी भी चीजें संबंधित है, चाहे वो काटने से हो, चाहे फलन से हो, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, उनका जो है पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, सॉस बनाना हो, जेम बनाना हो, जेली बनाना हो, ये सारे काम किस में होते हैं? हॉर्टिकल्चर में होते हैं। और फ्रूट्स ही नहीं, वेजिटेबल्स की भी बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट की भी बात करते हैं, जो आपके हम कहते हैं फ्लावर वाले जो प्लांट है उनकी भी बात करते हैं। सबकी बात किस में होती है? हॉर्टिकल्चर में ही होती है। इसी के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जहां पर हम पोमोलॉजी की बात करते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये दो भाषाओं से मिलकर शब्द बना हुआ है। ठीक है, जो आपके एप वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है ये। ठीक है, पोमोलॉजी दो शब्द है, इसमें जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो लोगस है, और जो लैटिन भाषा का शब्द है वो पोमस है। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों का। ठीक है, ये पहला शब्द किसका है? लैटिन का है, दूसरा शब्द किसका है? ग्रीक का है। तो ये चीजें भी यहाँ पर बेसिक ध्यान रख लेना, क्या पता पूछ ले कि ये कौन सी भाषा का शब्द है, न्यू टाइप में आ जाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर बात करें तो फोकस कहाँ पर होता है? फलों की खेती पर और उनके अध्ययन पे। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं? फलों की खेती सीखते हैं। ठीक है, कैसे फलों की खेती करनी चाहिए, तो वो सारी बातें पोमोलॉजी में, जैसे आम, सेब, अंगूर, सारे जो है जितने भी फल हैं वो सारे पोमोलॉजी में आते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है? तो जितने भी आपके जो पोमोलॉजी वाले हैं वो अधिकतर पोषक युक्त भोजन प्रदान करते हैं। फ्रूट क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा निर्यात और स्थानीय बिक्री के माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं। कितने जो ठेले हैं, ठीक है, बाजार में देखो आप जाकर, कितने ठेले हैं और कितनी बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। कई प्रकार के आम एक्सपोर्ट करते हैं, कई वेराइटीज एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उनसे पैसे बनते हैं, और जो स्थानीय मार्केट है वो भी इनके पीछे चलता है। ठीक है, मंडी में जाएंगे, मंडी में कुछ लोग इनसे पैसे कमाएंगे, फिर मंडी से लेकर बाजार में आएंगे, बाजार में कुछ लोग इनसे पैसे कमाएंगे, फिर हम खाएंगे। ठीक है, और मान लो इनसे जो प्रोसेसिंग होती है, इनकी प्रोसेसिंग में भी पैसा बनता है। ठीक है, इनसे जेम, जेली ये बनाए जाते हैं, उनसे भी पैसा बनता है। तो कई चरणों में इनसे अलग अलग पैसे बनते हैं, और वहां से अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को धंधा मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं स्कोप की। तो बाग, फलों के प्रसंस्करण उद्योग में अच्छा स्कोप है, आगे चल के आप इसमें काम कर सकते हो। जो आपके फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, आप ऐसा प्लांट लगा सकते हो जिसमें क्या हो, जो है जेम बनाता हो, जेली बनती हो, अचार बनते हो। ठीक है, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आप यहाँ से कर सकते हो, तो इनमें अच्छा स्कोप है अभी। ठीक है, और एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो सब्जियों की खेती और अध्ययन करते हैं। ठीक है, आलू, टमाटर, मिर्ची सब इसमें आते हैं। संतुलित आहार के लिए आवश्यक होते हैं, सतत खेती को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जो आपके सस्टेनेबल फार्मिंग होती है उसमें एग्रीकल्चर में यहाँ पर रोल होता है। रसोई उद्यान, वाणिज्य खेती, यहाँ पर अच्छे स्कोप है। ठीक है, किचन गार्डनिंग विकसित करना, जो कमर्शियल फार्मिंग है वो करना, बहुत बड़े एरिया में जो सब्जियां हैं वो उगाना, उनसे पैसे कमाना, यहाँ पर अच्छा स्कोप है, क्योंकि सब्जियों के भाव होते हैं और हमेशा होंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा सब्जियों के उत्पादन की आवश्यकता होगी। और आजकल नए कंसेप्ट चल रहे हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक सब्जियां दोगे तो और अच्छे पैसे कमाओगे। तो यहाँ पर एक अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। इसके बाद में आ जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम फूलों की खेती करते हैं, फूलों की या सजावटी पौधों की खेती करते हैं, उनका मार्केटिंग करते हैं, विपणन करते हैं। गुलाब, इसके अलावा ऑर्किड, इसके अलावा कुमुदिन, ठीक है, कई प्रकार के फूल होते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, सजावट और अनुष्ठान, जो अनुष्ठान होते हैं, ठीक है, कोई प्रोग्राम होते हैं उनमें डेकोरेशन में काम में लेते हैं। नर्सरी, पुष्प डिजाइन और निर्यात व्यवसाय, ठीक है, इनमें आपको जो क्या है यहाँ पर स्कोप देखने को मिलता है। लैंडस्केपिंग और गार्डनिंग, आगे वाली जो आपकी क्लासेज आएगी, ठीक है, आगे वाले जो आपके कोर्सेज आएंगे उनमें एक ये लैंडस्केपिंग वाला कोर्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग से
जो लैंडस्केपिंग में क्या करते हैं, तो हम बगीचे को डिजाइन और परिदृश्य को डिजाइन करते हैं, उनका रखरखाव करते हैं, ठीक है। गार्डन लगाने की जो तकनीक्स है वो हम इसी में देखते हैं। इसके अलावा लॉन, शहरी पार्क इनमें अच्छा एग्जाम्पल है। ये सौंदर्य और पर्यावरण को मूल्य को बढ़ावा देते हैं। शहरी परियोजनाएं और निजी बगीचे को बढ़ाने का काम करते हैं, इनमें अच्छा स्कोप है, ठीक है। कोई प्राइवेट गार्डन बना लिया, उसमें शादियां हो रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, अच्छा स्कोप है, ठीक है। शादियों का खूब सीजन चलता है और शादियां खूब होती है क्योंकि पॉपुलेशन है तो शादियां भी होगी, ठीक है। तो गार्डन्स में शादियां होती रहती है। इसके अलावा अर्बन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपके क्या होता है, कभी कभी आजकल जो पहले के शहर बसे हुए हैं उनमें हरियाली का कोई ध्यान नहीं था, ठीक है। पहले के जो शहर बसे हुए थे उनमें हरियाली का इतना ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो लोगों को ये भी ख्याल आ रहा है कि यार एक गार्डन तो होना ही चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। भाई मान लो 1000 लोग रह रहे हैं एक सोसाइटी में, ठीक है। उस सोसाइटी में एक गार्डन ही नहीं है, टहलने की जगह ही नहीं है, प्रदूषण को कम करने वाली कोई हरियाली नहीं है, स्ट्रेस को दूर करने वाली कोई चीज ही नहीं है, तो गार्डन होना जरूरी है। तो आजकल ये जो नया कंसेप्ट आ रहा है कि शहरों को दोबारा से हम अच्छे से बसाए, जो अब नए शहर बन रहे हैं उनको हम सही ढंग से बसाए, जिनमें गार्डन की जगह भी हो, उनमें एक पॉन्ड यानी कि पानी को इकट्ठा करने की जगह भी हो, उनमें खेलने का मैदान भी हो, उनमें रहने की जगह भी हो, टहलने की जगह, सड़कें सब व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नए जो प्रोजेक्ट्स है वो तैयार हो रहे हैं, उनमें अच्छा स्कोप देखने को मिलता है। नॉर्मली हम देखते भी हैं कि जो कई बड़े शहर हैं उनमें आसपास में जो जगह खाली पड़ी है वहां पर आजकल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गार्डन से क्या बनता है, एक तो सुबह भी बढ़ती है, दूसरा ये पर्यावरण के लिए भी सही है, तो उसके लिए और फिर उससे इनसे पैसे भी तो कमाए जाते हैं, ठीक है। एक नॉमिनल सी प्राइस रख देते हैं, 20 रुपए टिकट हो गया, 40 रुपए 50 रुपए टिकट हो गया, उससे लोग घूमने आते हैं, पैसे भी आ रहे हैं, अपनी शुद्धता भी बरकरार है, पर्यावरण भी बच रहा है, सारे काम हो रहे हैं। तो इन पे आजकल ज्यादा फोकस हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा स्कोप है। पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोसेसिंग की, तो जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं प्लांट को, ठीक है, पूछा भी जाता है कि पीएचटी क्या है, ठीक है, इसको सीधा पूछेंगे पीएचटी ये क्या है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी इसका मतलब है कि हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करते हैं, उसके बाद में उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में हम उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहते हैं, हम उनको नॉर्मली स्टोर करना चाहते हैं, या उनकी ग्रेडिंग करेंगे, उनकी साफ सफाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनको कोई और अदर प्रोडक्ट के रूप में चेंज करेंगे, जैसे आंवले का हम मुरब्बा बना लेते हैं, सेब का हम क्या बना लेते हैं, जो आपका जेम है वो बना लेते हैं, जो आपका ये है अमरूद है इसका हम जेली बना लेते हैं, टोमेटो का हम सॉस बना लेते हैं, ठीक है। कई प्रकार के अचार बनाते हैं, कई प्रकार के पापड़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपके पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में ही आते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये भी करते हैं। तो बागवानी फसलों का प्रबंधन, उनका भंडारण और उनका प्रोसेसिंग प्रसंस्करण करते हैं, ये सारा उसी में आता है। अपव्यय को कम करना, वेस्ट कम होगा, एक तो उपलब्धता बढ़ेगी, ठीक है। जो सब्जियां खराब हो जाती है मंडियों में या सब्जियों जो सब्जी मंडी होती है उनमें आप जाकर देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा सब्जी खराब हो जाती है, मिर्चियां खराब हो गई, टमाटर खराब हो गए, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, ठीक है। उनको जो गायें होती हैं उनको खिला दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग इंडिया में 20 से लेकर 25%, ठीक है, 20 से लेकर 25% जो साग सब्जियां हैं, फल है, वो खराब ही हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, खराब ही हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ना तो अच्छी फैसिलिटी है स्टोर करने की, ना अच्छी फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन की, जो गाड़ियां हैं उनमें जाते हैं और गाड़ियों में इधर उधर जो है, रोडें भी ऐसी है, हमारी जो सड़कें हैं वो भी ऐसी है, तो उसके वजह से क्या हो जाते हैं, खराब होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, अमेरिका जैसे विकसित देशों में ये सिर्फ 2 से 3% ही होती है, ठीक है, बाकी सारी चीजें यूज कर ली जाती है। तो वही बात है, अपव्यय कम होगा, उपलब्धता बढ़ेगी, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य जो प्रोसेसिंग है उसमें आपके यहाँ पर स्कोप देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो सब जानते हैं, पोषण बढ़ाने में, आर्थिक विकास करने में, पर्यावरण के लाभों में, सांस्कृतिक लाभ कैसे, जैसे आपने कई बार देखा होगा हम शंकर भगवान के जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो आपके बील के पत्ते हैं वो चढ़ा के आते हैं, भगवान के गए, माला ले गए, फूलों की माला चढ़ा के आ गए, नारियल चढ़ा के आ गए, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो इनमें भी इनका इंपॉर्टेंस होता है। जब हम ये जो है हॉर्टिकल्चर करते हैं तो हम अपनी संस्कृति को भी बचाते हैं, उसको भी। जब मान लो फूल ही नहीं मिलेंगे, लोगों को फूल ही नहीं उगा रहे हैं, तो फिर भगवान को कैसे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो चढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि पहले उगाए,
तो उगाना अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके इंपॉर्टेंस है। स्कोप की बात करें तो ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एक अच्छा स्कोप है जो आपके फ्रूट है उनको बाहर भेजने में, एक्सपोर्ट करने में। अर्बन डेवलपमेंट, अब जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आवश्यकता होगी, तो लैंडस्केपिंग में, ब्यूटिफिकेशन में प्रोजेक्ट आएंगे। रिसर्च की बात करें तो रिसर्च अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, जैसे आपके अलग अलग जो साइंटिस्ट होते हैं, हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हो, जैसे आप आगे चल के रिसर्च करोगे, ठीक है, तो वहां पर स्कोप है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आप जॉब्स क्रिएट कर सकते हो, नर्सरी के रूप में, इंडस्ट्री के रूप में, रिसर्च के रूप में, कहीं पर भी जॉब क्रिएट करते हो तो ये सारे क्या होते हैं, आपके स्कोप ही होते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं आपके लॉन्ग टाइप सेकंड क्वेश्चंस की, ठीक है। किसकी? लॉन्ग टाइप सेकंड क्वेश्चंस की। और इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रोपगेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एसेक्सुअली प्रोपगेशन के और सेक्सुअली प्रोपगेशन के, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपके प्रजनन की। वह प्रक्रिया जिसमें पौधों के बीज, कटिंग, ग्राफ्टिंग या अन्य भागों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं। यह बागवानी में वांछित पौध प्रजातियों को बनाए रखने या गुणों करने के लिए, गुणा करने के मतलब बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो प्रजनन किसके लिए करते हैं? नए पौधे तैयार करने के लिए, उन पौधों की संख्या बढ़ाने के लिए, इसके लिए करते हैं, तो वो प्रजनन हो गया। प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है जो मुख्य रूप से नर और मादा जो आपके युग्मक है उनके मिलने से निषेचन होगा, निषेचन के फलस्वरूप बीज बनेगा और बीज से नया पौधा बनेगा, तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कहलाएगा। दूसरा है इसका एडवांटेज की, यहीं पे बात कर लेते हैं, आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है। एक तो क्या होगा कि नर और मादा दोनों अलग अलग गैमेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग है और नए संतति बना रहे हैं, तो दोनों के गुण आधे आधे आएंगे। इसका मतलब आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी जो अनुकूलन को बढ़ावा देती है। अब ऐसा होने से लगातार जब ऐसा होता रहता है तो उससे जो नई संततियां बनती है वो ऐसी विकसित होती है जो कि उस एनवायरमेंट में अच्छे से ढल पाती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये पहला लाभ है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा है लागत प्रभावी है, ठीक है, एक तो पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है। सीड है तो सीड ऑटोमेटिक ही बन रहा है, ऐसा तो है नहीं आप कोई मशीन लगा रहे हो और उसमें सीड तैयार हो रहा है इसलिए आपके खर्चा आ रहा है, खर्चा नहीं होता है। सीधा सीधा हम कहते हैं कि फ्रूट है, फ्रूट में पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद में निषेचन हुआ, निषेचन से नया जो बीज है वो बन गया, जो फ्रूट है वो बन गया। तो बीज, क्योंकि बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं इसलिए खर्च भी ज्यादा नहीं है। मजबूत जड़ प्रणाली विकसित होती है और जब बीज से जो पौधा तैयार होता है उसमें जो आपकी जड़ें होती है वो ज्यादा गहराई तक जा पाती है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से टाइम मिलता है उसको, ठीक है, नया पौधा बनाने के लिए टाइम मिलता है और टाइम ज्यादा लगने पर हम क्या करते हैं भाई, पौधा टाइम इन्वेस्ट किस में करेगा, एक तो जड़ें बढ़ाने में और एक ऊपर वाले आकार बढ़ाने में। तो पहले पौधा जड़ें बढ़ाता है फिर बाद में ऊपर वाला आकार बढ़ाता है, ठीक है। तो जड़ें ज्यादा विकसित होती है आपसे सीड से लगाते हैं तब। यहाँ पर क्या है, तो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। बीज से लगाते हैं तब पौधे परिपक्वता और फलन के लिए अधिक समय लेते हैं, ठीक है। बीज से लगाएंगे तो आम का पौधा 4 साल के बाद में आपको फलन देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अदर वेराइटी से लगाएंगे, ठीक है, अदर मेथड से लगाएंगे तो 2 साल में, 3 साल में पौधे देना प्रारंभ कर देता है, वो फल देना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब जो आपका इस मेथड से थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। संतति माता पिता के गुणों को नहीं अपना सकती, ठीक है। माता पिता यानी कि सेम गुण नहीं आएंगे, अलग अलग गुण आएंगे, नए नए गुण आते रहेंगे लेकिन सेम गुण नहीं आएंगे। आगे बात समझ में, तो ये चीज होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अलैंगिक प्रजनन की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, जड़ों, तनों और पत्तियों जैसे वनस्पति भागों के माध्यम से प्रजनन होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बीजों का उपयोग नहीं करेंगे, जड़ों का, तनों का, पत्तियां है इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या है, संतति माता पिता के बिल्कुल समान होती है क्योंकि उसी एक ही पौधे से जड़ लेते हैं, उसी से पत्ती लेते हैं, उसी से नई जो कलिका है वो लेते हैं, कलम लेते हैं, उन्हीं का उपयोग करके नया पौधा तैयार करते हैं, तो वो सेम टू सेम, ट्रू टू टाइप होते हैं, ठीक है। इनको एक शब्द और बोलते हैं ट्रू टू टाइप, यानी कि वास्तव में वैसे के वैसे, जैसे माता पिता है वैसे। कम समय में पौधे तैयार होते हैं, बिल्कुल कम समय लगेगा। उन पौधों के लिए उपयोगी है जो व्यवहार्य बीज पैदा नहीं करते हैं, जैसे जो आम है, आम में तो बीज होता है लेकिन जो केला है उसमें बीज नहीं बनते हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे, अंगूर में बीज नहीं बनते हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, तो उनके लिए फिर आपको यही विधि अपनानी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये विधियां वहां पे इस्तेमाल की जाती है। विविधता कमी के कारण कीटों और बीमारियों का जोखिम बढ़ता है। जब हम एक ही वेराइटी लंबे टाइम तक उगाते हैं तो वहां के जो आसपास के कीट होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये बीज ऐसा है, इसको कैसे डैमेज करना है, ठीक है। तो उससे संबंधित जो कीट है वो वहां पर धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, रोग भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो रोगों और कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। उत्तक संवर्धन जैसी विधियां महंगी होती है। और यहाँ पर जब हम उत्तक संवर्धन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम छोटा प्लांट लेते हैं, छोटा भाग लेते हैं, उससे नया पौधा तैयार करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें खर्च भी ज्यादा लगता है, ठीक है, वो चीजें होती है। आगे बात समझ में। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, परिभाषा के रूप में भी, अंतर के रूप में भी, ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कि बड़े क्वेश्चन के रूप में भी, सारी जगह यह यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। पहली बात तो बात करते हैं ट्रेनिंग की, ठीक है। ट्रेनिंग को एक बार देख लेते हैं। ट्रेनिंग जो पौधे की वृद्धि को एक निश्चित आकार व संरचना प्रदान करने के लिए निर्देशित करने की प्रक्रिया है। बेहतर प्रकाश प्राप्ति, वायु संचालन, ठीक है, इसके अलावा प्रबंधन की आसानी को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। देखो ट्रेनिंग क्या होती है कि पौधा सीधा बढ़ रहा है, अब इसको कितना बढ़ाना है, कितना साइड में बढ़ाना है, ये ट्रेनिंग पे निर्भर करता है, ठीक है। ये क्या होती है, ट्रेनिंग होती है, और ये स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रूनिंग क्या होती है, छटाई में पौधे में अवांछित, रोगग्रस्त या मृत हिस्सों को हटा दिया जाता है, ठीक है। प्रूनिंग में क्या कर रहे हैं, जो पौधे अवांछित है, जो शाखाएं अवांछित है, काम की नहीं है, जो रोगग्रस्त शाखाएं हैं, जो आपके मृत शाखाएं हैं, मर चुकी है, सूख चुकी है, उनको हटाने के लिए उनको हटाते हैं। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा, उपस्थिति और उत्पादकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। उत्पादकता बढ़ेगी, क्वालिटी उत्पादकता मिलेगी आपको। तो ये सब हम प्रूनिंग में करते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग में बात समझ में आ गई। ट्रेनिंग आकार देने के लिए, प्रूनिंग फालतू की चीजों को हटाने के लिए, उसके लिए करते हैं, ठीक है। दोनों को ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं पहले ट्रेनिंग के, ठीक है। ट्रेनिंग क्या करेगा, तो सही प्रकाश मिलता रहे, इसके लिए जो है प्रभावी ढंग से काम करेगा। प्रकाश के बेहतर उपयोग से प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा, और प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो आपके फ्रूटिंग भी अधिक होगी, ठीक है। फ्रूट्स भी क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। दूसरा, इंप्रूवमेंट एयर सर्कुलेशन, रिड्यूस रिस्क ऑफ फंगल इन्फेक्शन एंड पेस्ट अटैक, ठीक है। इंप्रूव क्या करता है, एयर सर्कुलेशन, वायु संचलन बढ़ाकर फंगस संक्रमण और कीट हमलों को खतरा कम करता है, ठीक है। इसके अलावा कटाई, छटाई, छिड़काव जैसे कार्य आसान हो जाते हैं। भाई मान लो आप प्लांट लगा रहे हो, तो उसमें आगे चल के आप फ्रूट भी तोड़ोगे, उसकी शाखाएं भी हटाओगे, इसके अलावा और क्या काम करोगे, आप उनमें कोई छिड़काव भी करोगे। अब पौधा बहुत लंबा हो गया है तो उस पर कैसे कर पाओगे, तो पहले से ही उसको ऐसा आकार दिया जाता है कि आसानी से ये काम कर पाए। और ये कब पॉसिबल होगा, ये ट्रेनिंग से पॉसिबल होगा, इसलिए ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो कटाई, छटाई और छिड़काव जैसे कार्य आसान हो जाते हैं। पौधों के उत्पादक हिस्सों में ऊर्जा को केंद्रित करता है, ठीक है। ये वहां पर ऊर्जा को भेजेगा जहां पर आवश्यकता है, ठीक है। जो हिस्से बेकार है उनको पहले ही हमने हटा दिया है, ठीक है। इसका मतलब जो आवश्यकता वाली चीजें हैं वो वहीं पे जाएगी जहां पर क्रॉप प्रोडक्शन होना है, जहां पर फ्रूटिंग लगनी है, ठीक है, वो चीजें हैं। इसके बाद में आ जाता है आपके मेथड ऑफ ट्रेनिंग। 3 मेथड है, ओनली मेथड से भी अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। डिटेल में आपको ऐप वाले बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। इसके साथ में ही यहाँ पर एक बार आपको और समझा देता हूँ, बाकी एक एक चीजें तो इसमें लिखी हुई है। पहले बात करते हैं ट्रेनिंग के ओपन सिस्टम मेथड की, सेंटर मेथड की, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो पौधा है, ठीक है, इस पौधे को आप काटोगे ही नहीं, ऊपर से नहीं काटोगे, ये जितना बढ़ेगा ना स्वाभाविक रूप से उतना इसको बढ़ने दिया जाओगे, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, ओपन सेंटर सिस्टम हो गया। ये कहां पर फॉलो किया जाता है, जहां पर बर्फबारी ज्यादा होती है, ठंड ज्यादा पड़ती है, ठीक है, उन इलाकों में इसको फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यदि हम इस पौधे को फैला देंगे, ऊपर से काटेंगे तो पौधा फिर पार्श्व वृद्धि ज्यादा करेगा और फैलेगा, और फैल जाएगा तो बर्फ गिरने पर ये इनकी शाखाएं जो है टूट जाती है, खतरा होता है टूटने का, ठीक है। तो वो ना टूटे, ऊपर से जो बर्फ गिरे वो यहाँ पर ही अटक जाए, इन पौधों पे ना गिरे, इसके लिए ये सिस्टम काम में लिया जाता है। मुख्य तनों को हटा दिया जाता है जिससे प्रकाश और हवा अंदर तक पहुंच जाती है, ठीक है। ये क्या होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम ओपन सेंटर सिस्टम, मॉडिफिकेशन लीडर सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, केंद्रीय तनों को बनाए रखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें, यहां पर है ना
हम तने को इसमें नहीं हटाते हैं, ये जो है आपकी मिस्टेक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना। इसमें तने को बढ़ने दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, मुख्य तने को इसमें बढ़ने दिया जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं, मुख्य तने को हटाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मुख्य तने को हटाते हैं। ये दोनों सिस्टम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में ये नॉर्मल मेथड है जो अलग अलग प्लांट में काम में लिए जाते हैं। पौधों को एक सपाट और 2 आयामी रूप में उगाने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यानी कि 2 भागों में बांट देंगे पौधे को। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये हम जो ऐसे प्लांट जो सीधे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, क्षैतिज रूप में बढ़ते हैं, उनके लिए काम में लेते हैं, क्षैतिज फ्रेम में प्रशिक्षित करते हैं। जैसे कि आपका जो चमेली का पौधा हो गया, अंगूर का पौधा हो गया, इनमें क्या होता है, ये सीधे नहीं बढ़ते हैं, ये बेल के रूप में साइड में जाएंगे, तो एक हल्का सा ऊंचाई पर लेके जाएंगे, उसके बाद में इनको किसी ढाल के सहारे इनको ऐसे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम भी आपका ध्यान रखना है, ये भी इसी का होता है। इसके बाद में बात करेंगे प्रूनिंग की। ठीक है, प्रूनिंग में क्या है, तो प्रूनिंग में हम कहते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रूनिंग होती क्या है। तो इसकी परिभाषा तो हमने वहां पर देख ली थी कि अवांछित कोई भी शाखा हुई, ठीक है, इसके अलावा जो रोगग्रस्त शाखाएं हैं, इसके अलावा कोई सूखी शाखाएं हैं, इनको हटा देना और पौधे को एक जो है स्वच्छ बनाए रखना उनको। ठीक है, ये आपके प्रूनिंग में आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में हम ये कहते हैं मृत और रोगग्रस्त हिस्सों को हटाने से रोग का प्रसार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो मृत है या जो रोगग्रस्त हिस्से हैं उनको हम हटा देंगे तो रोगों का प्रसार नहीं होगा। दूसरी बात, ये क्या होगा, नई और उत्पादक शाखाओं के विकास को प्रोत्साहन करेगा। जो पुरानी शाखाएं हैं उनको हम काट देंगे तो उनकी जगह नई शाखाएं आएंगी। ठीक है, तो नई शाखाओं को बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा पौधों की वांछित संरचना बनाए रखना और भीड़ को रोकना, ये भी इसका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। भाई कई पौधों में क्या होता है, बहुत सारी शाखाएं आती है, ठीक है, और सभी शाखाओं पे क्या होता है, जो फ्रूट है वो लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी शाखाएं मिले, ठीक है, जिन पर कम फ्रूटिंग आ जाए लेकिन क्वालिटी वाले फ्रूट रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो अवांटेड शाखाएं हैं उनको हटा देते हैं। पोषक तत्वों को कम फलों में केंद्रित कर उनकी गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। ठीक है, कम फल लग जाए लेकिन हम क्या करेंगे, गुणवत्ता में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसमें मेथड है थिनिंग आउट, यानी कि कम कर देना। थिनिंग का मतलब क्या होता है कि जो संपूर्ण शाखाएं हैं उनको हटाकर प्रकाश और हवा को प्रवाह को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें अधिकतर जो शाखाएं हैं, संपूर्ण शाखाओं को की जगह जो अधिकतर शाखाएं हैं, जो बिना काम की शाखाएं हैं उनको हटा देंगे, जो काम वाली शाखाएं हैं उनको रखेंगे। फिर आता है हेडिंग बैक, इसमें क्या करता है, शाखाओं की लंबाई को छोटा करके पार्श्व वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट ये है, इसमें एक प्लांट ये था, इसके बाद में ये शाखाएं थी। ठीक है, अब इन शाखाओं को यहाँ से काटेंगे, सभी शाखाओं को। ठीक है, यहाँ से काट दिया तो यहाँ से पार्श्व शाखाएं बढ़ेगी, यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये जो पार्श्व शाखाओं की जो वृद्धि है इसको हम हेडिंग बैक के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा पिंचिंग होती है। पिंचिंग का मतलब नई शाखाओं के सिरों को हटाकर घनी वृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, जितनी भी नई शाखाएं आ रही है उनको हम क्या करेंगे, ऊपर से काटते रहेंगे, जिससे क्या होगा, पौधा घना ज्यादा होता रहेगा। जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ेगी फिर से काट देंगे तो क्या होता रहेगा, पौधा जो है आपका ज्यादा घना होता रहेगा, उसमें ज्यादा पार्श्व शाखाएं विकसित होगी। ठीक है, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं किसके, प्रूनिंग के। इसके बाद में आता है बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। दोनों के बेनिफिट्स की बात करें तो फलों की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार करते हैं, ये भी एक कारण है। पौधे की स्वच्छता बनाए रखकर रोगों के प्रसार को रोकते हैं। 12मासी पौधों की शक्ति बनाए रखने में मदद करता है और सजावटी पौधों की सुंदरता को बढ़ाता है। ठीक है, सजावटी पौधे तो होते ही इसलिए है कि उनको एक विशेष आकार दिया जाए, उनको गोल बनाया जाए या उनको तीखा बनाया जाए, तो इनमें ये थिनिंग और प्रूनिंग काम में आती है। जो भी अनवांटेड शाखाएं होती है उनको हटा दिया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है किसमें, आपके प्रूनिंग और थिनिंग में। बाकी जो फ्रूट वाले प्लांट है उनमें तो हम मुख्य रूप से करते क्या है, फ्रूट वाले प्लांट में तो मुख्य रूप से हम वही चीजें करते हैं कि ये जो आपके कैसे भी फ्रूट ज्यादा बढ़े, क्वालिटी बढ़े, उसके लिए काम करते हैं। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग और प्रूनिंग काम में आती है। इसके बाद में आ जाता है आपके प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स इन हॉर्टिकल्चर। देखो प्रोपोगेटिंग क्या होता है, पहले तो प्रोपोगेशन यानी कि प्रवर्धन। अब प्रवर्धन को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स तैयार की जाती है जो कि अनुकूल मौसम प्रदान करती है। ठीक है, अनुकूल टेम्परेचर होगा, उतनी ही नमी होगी, छाया भी होगी। ठीक है, जितनी उस चीज को चाहिए
ठीक है। तो इनको विकसित करने के लिए जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उसको हम प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है, प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर विशेष संरचनाएं हैं जो कि पौधों की वृद्धि प्रजनन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। इनका उपयोग बीज कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर द्वारा पौधों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मान लो आपको ग्राफ्टिंग करनी है, अब आप ग्राफ्टिंग करोगे तो उसको बाहर मौसम में नहीं कर सकते, उसको ऐसे मौसम में करोगे जो कि क्या हो, ग्राफ्टिंग के लिए फेवरेबल हो, ना सूखा मौसम हो, ना ज्यादा धूप हो, ठीक है, ना ही कोई जो है अनवांटेड चीज वहां पे हो। तो जो कंट्रोल्ड कंडीशन है, जैसे ग्रीन हाउस होता है, पॉली हाउस होता है, ठीक है, इसके अलावा लेब होती है, तो इनमें जो कंट्रोल कंडीशन है उसमें उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर, जहां पर हम प्रोपोगेशन करवाते हैं वो जगह क्या कहलाएगी, प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, इसमें कई प्रकार होते हैं, एक ग्रीन हाउस हो गया, ठीक है, तो जो कांच या प्लास्टिक से बनी पारदर्शी संरचनाएं जो सौर गर्मी को फंसाती है और पौधों को प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। ठीक है, पौध तैयार करने, कटिंग को जोड़ने, ग्राफ्ट किए गए पौधों के उपयोग के लिए इसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं, पौध नर्सरी तैयार करना, जो कटिंग है वो तैयार करना, ग्राफ्टिंग तैयार करना, ये किसके में काम में लेते हैं, ग्रीन हाउस में काम में लेते हैं। पॉली हाउस की बात करें, ठीक है, पॉली हाउस की बात करें तो पॉली हाउस हो गया आपका ये मुख्य रूप से पॉलीथीन शीट से ढकी हल्की संरचना होती है जो आंशिक रूप से नियंत्रित वातावरण बनाती है। ठीक है, तो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ग्रीन हाउस में क्या होता है, एक हरी सी जो है आपकी नेट होती है, ठीक है, या फिर शीशा होता है हरा, लेकिन पॉली हाउस में क्या होगा, प्लास्टिक की थिन लेयर होगी जिसमें से सौर अंदर जाएगा, जो आपके सूर्य की किरणें हैं वो अंदर जाएगी। ठीक है, यह अत्यधिक बारीक कीट और तापमान के उतार चढ़ाव को बढ़ाता है। ठीक है, तापमान ऊपर नीचे और जहां पर अधिक बारिश होती है, कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। शेड हाउस, छाया वाला हाउस वही होता है, छत और नेट वाली संरचनाएं जो सूर्य की तीव्रता को कम करती है, वो आपका शेड हाउस हो गया, उसमें लगा सकते हैं। छायादार पौधे जैसे फर्न हो गया, ऑर्किड हो गया, पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनको उगाते हैं। कोल्ड फ्रेम्स हो गए, तो यहाँ पर जो है ये ऐसी संरचनाएं हैं, पारदर्शी छत वाली छोटी संरचनाएं जो सर्दियों में पौधों की सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा को फंसाती है। युवा पौधों को सर्दियों में बचाने के लिए इसको तैयार किया जाता है। हॉट बेड्स होती है, ये क्या है, कोल्ड फ्रेम के समान लेकिन गर्मी बनाए रखने के लिए हीटिंग स्रोत के साथ होती है। ठीक है, होती नॉर्मल बेड ही है, ठीक है, नॉर्मल जो हम बेड लगाते हैं वही होती है, लेकिन ये गर्म होती है। ठीक है, क्या होती है, गर्म होती है, जर्मिनेशन के लिए जरूरी होती है तो गर्म होती है। मिस्ट चेम्बर, मिस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें आपके उच्च आर्द्रता होगी। ठीक है, मिस्ट का मतलब क्या होता है, आर्द्रता, तो यहाँ पर अधिक आर्द्रता देखने को मिलेगी, तो कटिंग और टिश्यू कल्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो लेथ हाउस है वो हो गया, लाथ हाउस भी बोलते हैं इसको, लकड़ी या बांस की पट्टी से बनी संरचना होती है। ठीक है, लकड़ी या बांस की पट्टी से बनी हुई संरचना होती है जो कि फिल्टर किया हुआ सूर्य प्रकाश प्रदान करती है। ठीक है, क्या करती है, जो फिल्टर किया हुआ सूर्य है उसको प्रदान, जो सीधा आई हुई जो धूप है उसको प्रदान करती है। ठीक है, लाथ हाउस होता है नॉर्मली, जैसे जो नॉर्मल घर होता है वैसे ही होता है, लेकिन इसको किससे बनाते हैं, जो आपके बांस की लकड़ियां हैं वो ऐसे ऐसे लगा दी जाती है ऊपर छत पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो जितनी आवश्यक धूप है उतनी ही मिलेगी, एक्स्ट्रा धूप नहीं मिलेगी। पौधों को तेज धूप से बचाने और उचित प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, एक तो ज्यादा धूप नहीं मिलेगी और दूसरा क्या होगा, उचित वायु प्रवाह है, यहाँ से हवा भी आती जाती रहेगी। ठीक है, चारों ओर से भी जो है ये बांस की होती है। ठीक है, यहाँ से भी बांस ही लगी हुई है इसमें, तो ये चीजें होती है आपके लाथ हाउस में। टिश्यू कल्चर लेब, तो टिश्यू कल्चर लेब में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए ये चारों ओर से बिल्कुल पैक होती है, तो ये पौधों में माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए उपयोग की जाने वाली जो है आपके प्रयोगशालाएं होती है। ठीक है, स्टरलाइज का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो ये जो शब्द है ये प्रॉपर नहीं है, स्टरलाइज का मतलब हो गया इसको पहले सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर देते हैं, पूरी की साफ सफाई करेंगे। ठीक है, जितनी भी जो सूक्ष्म जीव है उनको बाहर निकालेंगे या उनको नष्ट करेंगे, पहले उनको स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ही काम करेंगे, नहीं तो सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन कर देते हैं और टिश्यू कल्चर को बिगाड़ देंगे। ठीक है, तो पहले ही पूरा कंट्रोल करके रोग मुक्त पौधों के पैदा करने में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब रोग मुक्त पौधे कब पैदा होंगे, जब हम चारों ओर से उसको एक बार पैक कर लेंगे जगह को। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग मेथड है वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, ठीक है,
ये जो लाथ हाउस है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हॉट वर्ड की हमने बात करी ली। कोल्ड फ्रेम ये नॉर्मली आपके पॉली हाउस और शेड हाउस जो होते हैं ये तीनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। पॉली हाउस में हम ये कहते हैं कि क्या है, जो प्लास्टिक की सीड है वो होती है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, प्लास्टिक है पूरी। ग्रीन हाउस में क्या होता है, ये जो शेड होती है नॉर्मल ऐसी शेड आपने देखी होगी कहीं पे, ये जो शेड है या तो यहाँ पर शीशे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, या फिर यहाँ पर कोई जो ग्रीन नेट होती है वो लगा दी जाती है, इसको हम ग्रीन हाउस बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेड हाउस भी ऐसा ही होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, नेट लगा देते हैं, चाहे कोई सी भी कलर की हो वो नेट होती है, और उस नेट से क्या होती है, धूप अंदर इतनी ही आती है जितनी आवश्यक हो। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। एक बार और हम डिस्कस कर लेते हैं, सेंटर सिस्टम होता है, ठीक है। ट्रेनिंग के 3 सिस्टम होते हैं, उनकी हम बात कर ही लेते हैं। यहाँ पर जो है एक चीज छोड़ी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करना, एक यहाँ पर डालना टॉपिक है सेंटर सिस्टम, ठीक है। क्या होता है, जो आपका हम कहते हैं कि एक मेन सिस्टम होता है सेंटर सिस्टम, उसमें क्या करते हैं, सीधा तने को हम बढ़ने देते हैं, ठीक है। क्या करने देते हैं, तने को बढ़ने देते हैं, उसको काटते नहीं है। आगे बात समझ में। फिर मॉडिफाई में हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की संरचना रखते हैं। ओपन जो सिस्टम होता है उसके अलावा एक मॉडिफाई होता है, मॉडिफाई में दोनों के बीच की संरचनाएं रखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो यहाँ पर है सुधार करवा दूंगा, फिर इसको आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तीनों को हम जो है अच्छे से बात कर लेंगे। प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमने बात कर ही ली। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन बचता है कि इनका इंपोर्टेंस क्या है, प्रोपोगेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। बात करते हैं इंपोर्टेंस की। तो देखो, एक तो क्या होगा, नियंत्रित वातावरण रहेगा, ठीक है। यानी कि आपके प्लांट को जो कंडीशन चाहिए वैसी कंडीशन रहेगी। यदि उसको ज्यादा धूप नहीं चाहिए तो छाया वाला स्थान आप चूज करो, यदि टेम्परेचर ज्यादा नहीं चाहिए तो ठंड वाला जो स्थान है उसको चूज करो, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो पॉली हाउस यूज करो ताकि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक है। नमी चाहिए तो मिस्ट वाला जो चेंबर है वो इस्तेमाल करो, हॉट बेड चाहिए, गर्म एनवायरनमेंट चाहिए तो फिर हॉट बेड इस्तेमाल करो। और यदि आपको पूरा चारों ओर से प्रोटेक्टेड करना है, सूक्ष्म जीवों की एंट्री आपको अलाउ नहीं है, तो फिर टिश्यू कल्चर वाली जो लेब है उसका इस्तेमाल करो। इस प्रकार से हम जो है चीजें यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन रहता है, किसी प्रकार का कोई पेस्ट डिजीज इसमें एंटर नहीं करता है, जो वेदर है वो भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। कुशल प्रजनन, आसानी से क्या कर पाते हैं, हम प्रजनन करवा पाते हैं। इसके अलावा साल भर खेती हो सकती है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है तो इसको हम साल भर खेती कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ सीजन में हम नर्सिंग लगा लेंगे, जो आपकी नर्सरी है वो लगा लेंगे, और फिर उसका यूज किस में करेंगे, सीजन आने पर उसका यूज करेंगे, तो जो आपका कंटिन्यू है ग्रोविंग होती रहेगी। इसके अलावा व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए हम इसका लार्ज स्केल में उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लो आपको बहुत बड़े एरिया में क्या लगाने हैं, कोई प्लांट लगाने हैं, तो उसके लिए पहले एक बड़ी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आपको ये जो प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये इस्तेमाल करनी पड़ती है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। एक बार कुछ और बेसिक बातें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। दोबारा से याद दिला देता हूँ कि जो आपकी पीडीएफ है, ठीक है, ये पीडीएफ कहाँ मिलती है आपको, जो ब्राइट एग्रो क्लासेज है, ठीक है। ब्राइट एग्रो क्लासेज का आपका ऐप है, और उसी ऐप में आपको अलग से फोल्डर दिख जाएगा। गैस पेपर का अलग से फोल्डर है, और आपके जो ओल्ड पेपर हमने सॉल्यूशन करवाए हैं उनका एक अलग से फोल्डर है, दोनों को आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, हमारा जो ये प्यारा सा चैनल है इसको आपको इसी प्रकार के कंटेंट के लिए, क्योंकि कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ पर कमी है तो आप कमेंट करो, हम उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और आपके जो समस्या है उसका निवारण भी करते हैं। इसके अलावा हमारे नंबर दिए हुए हैं, किसी प्रकार की कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप फोन करो और आराम से जो है आपके जानकारी लो, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन